इस इंडस्ट्री में आपका दूसरा आईपीओ था सर। कहाँ इतने लेवल में आप आईपीओ लाए हो और वहाँ से फिर आप वो डिक्लाइन का क्या सीन क्या था डिक्लाइन का? तो एक मिस्टेक हमसे बहुत बड़ी हुई कि हमने बहुत सारे छोटे कस्टमर छोड़ दिए क्योंकि दो बड़े मिल गए। मकान बिक गया, फैक्ट्री बिक गई, कंपनी बिक गई, जीरो से किराए के मकान से वापस चालू किया, लोगों की गालियां खाई, लोगों के ताने सुने, घर वालों के बाहर वालों के, वो सब झेल गए। अब तो पत्थर हो गए। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, डबल योर फेलियर। मैं समझता हूँ कि सेकेंड इनिंग हमेशा ना पहली इनिंग से ज़्यादा बढ़ेगी, हमेशा, क्योंकि अब आप जीरो से नहीं शुरू कर रहे, अब तजुर्बे से शुरू कर। सुरेश मनसारामानी जी जो हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं और इन सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। सर जहाँ आपका ना ऐसा फेस आता है जब आप डिक्लाइन आती है तो लोग ना आपकी गलतियाँ ज़्यादा पकड़ते हैं, आपका हाथ कम पकड़ते हैं। आप अकेले हो, आप गिरे तो आप अकेले हो, खड़े हो तो सब सलाम है, गिरे हो तो आपकी फैमिली, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब कहेंगे बेवकूफ़। आदमी के पास गाड़ी भी है, घर भी है, उसके पास प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, फैमिली भी है, फिर भी वो मिडिल क्लास क्यों है? केन होंडा की एक बुक है, जापानीज ऑथर है हैप्पी मन, उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम एक वर्ड बोला और उससे मैं बहुत रेजोनेट करता हूँ। आप अगर 1 लाख कमाते हो, 80,000 खर्चे, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है। वही आदमी 1 करोड़ कमा के और खर्चा 1.5 करोड़ रखे हुए है तो वो जिंदगी भर दुखी रहेगा, ना वो रईस है ना वो मिडिल क्लास है, साला हमेशा तकलीफ में है। ना तुम लोग बहुत सारे मकान लोगे, EMI पे बहुत सारी गाड़ियाँ लोगे, जिंदगी को फंसा लोगे। मेरे पास अभी तक अपना मकान नहीं, मैं किराए पे रहता हूँ। आज मैं गुड़गांव में 11 करोड़ की कोठी में रहता हूँ, 2 लाख रुपए रेंट देता हूँ। और जो लोन लेते हैं मकान तुम्हारा नहीं, बैंक का है यार। तो वहाँ कहाँ से हुआ? 20 साल की EMI, 10 साल में डिफॉल्ट हो गया, बैंक भैया औने पौने भाव में बेच देगा, जो तुमने पैसे दिए वो भी चले जाएंगे। तो आप कहते हो कि नौकरी मत करो। पहला कमेंट आता है, हर कोई बिजनेस करेगा तो नौकरी कौन करेगा? तो मेरा जवाब हमेशा स्टैंडर्ड रहता है, भाई लोग 5% से ज़्यादा किसी की औकात ही नहीं है धंधा करने की। फिर कोई लिखता पैसे बहुत चाहिए धंधे के लिए। मैं कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, धीरू भाई के पास पैसे नहीं थे, स्टीव जॉब के पास पैसे नहीं थे, तो पैसे क्यों चाहिए धंधे के लिए? स्लो एंड स्टडी, इससे घटिया स्टोरी नहीं कछुए और खरगोश की तो सुना सुना के मैं बर्बाद कर दिया। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कछुए की चाल चलो जीत जाओगे। अरे कछुए की चाल कहाँ आजकल यार, 5 साल में बच्चे बिलियनियर बन रहे हैं यार। व्हाट अ वंडरफुल कंपनी थी यार, ओयो हो गई, अपना ओला हो गई, उबर हो गई। ये कंपनियां वो नहीं है जो हमारे बाप दादा बनाते थे। अभी के हिसाब से ऐसी कौन सी फील्ड है, ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसमें यंग बच्चे को जाना चाहिए जिससे वो अमीर बन सकता है, पैसा बना सकता है? हर 10 साल में ना एक बदलाव होता है। जैसे हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल में आए, इंडस्ट्रियल से फिर कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर से फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद अब AI आया, बड़े जोर से सुनामी की तरह आया। ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं कई $1 बिलियन कंपनीज की। बिल गेट नहीं होता अगर उस टाइम में माइक्रोसॉफ्ट नहीं शुरू की थी जब डेस्कटॉप कंप्यूटर था। इन अनजान राहों पर मुझे चलने का तजुर्बा नहीं था, इन अनजान राहों पर मुझे चलने का तजुर्बा नहीं था, इन राहों ने मुझे तजुर्बेकार राही दी। बहुत सही है। दोस्तों ज़िंदगी में ना कई सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। कई लोग कहते हैं ना कि अक्ल जो है बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकरें खाने से आती है। और अच्छा है ना कि आप किसी के तजुर्बे से सीखें, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले ही कहा था कि ऑल वार्स आर क्लास वॉर्स, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। हम ना इसी उधेड़बुन में जी रहे हैं। अब मिडिल क्लास है जो सैलरी का वेट करता है। देखिए हम धर्म और जाति और कास्ट में तो बटे ही हैं, लेकिन हम एक और सिस्टम में बटे हैं जो कि क्लास है। एक है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब अपर क्लास कमाता है, इधर मिडिल क्लास जो है वो कमाता है, एक लोअर क्लास है वो भी कमाता है। मिडिल क्लास अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है, लोअर क्लास है वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। हर बार महीने के आखिरी में अपने लिए फिर एक उधारी की दुकान ढूंढता है, फिर वही क्रेडिट कार्ड की उधारी चुकाने के चक्कर के फेर में फंसा रहता है। इस सिस्टम में हम उलझे हुए हैं और ये चक्र जो है ना, इसमें हम ये नहीं समझ पा रहे कि इससे बाहर कैसे निकलें। हर महीने की वही EMI, आपकी टेंशन, इन सब से बाहर निकलने के लिए आज ना हम एक एक्सपर्ट को लाएं। लिविंग वायरल में हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए मैक्सिमम टाइम्स हम मैसिव नॉलेज ला पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एजुकेट कर पाएँ। आज हमारे पास जो होस्ट हैं इनके तजुर्बे से सीखते हैं, जानते हैं कि एक लाइफ, हेल्दी लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसे आप ये मिडिल क्लास के कुचक्र से बाहर निकलोगे या ये EMI वाले कुचक्र से बाहर निकलोगे,
तो EMI होना बुरी बात नहीं है, अगर ना हो तो और अच्छी बात है। तो आज की पॉडकास्ट को हम शुरू करेंगे सुरेश मनसारामानी जी के साथ। थैंक यू। दोस्तों, सुरेश सर जो हैं, सुरेश मनसारामानी जी जो हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं और इन सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में ठोकरें खा के तजुर्बे से सीखा है। ये सब जर्नी, जो इंटरेस्टिंग जर्नी है, ये हम अभी अपने पॉडकास्ट में जानेंगे कि वो तजुर्बा क्या है और वो ठोकरें क्या थी। लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं सर। जी, क्या वो ठोकरें और तजुर्बे थे सर? खैर अब दिखा तो नहीं सकता मैं। जी जी। जैसे कई बार देखते हैं ना, किसी को हंटरों की मार पड़ी हो तो वो छप जाते हैं पीठ पे, जी जब हंटर मारे हो। तो ऐसे कुछ हंटर मेरे अंदर छपे हुए हैं। तो बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। तो जैसे आज बातचीत चलेगी आगे तो बताएंगे कि कितने बड़े बड़े फेलियर देखे, कितनी बड़ी बड़ी सक्सेस देखी, और इतनी यंग एज में देखी, जहाँ जीरो से बिल्कुल रिफ्यूजी कैंप से अपना IPO 95 में 38 साल की उम्र में जो आज ढूंढ रहे होते हैं ज़िंदगी में क्या करें, हम उस टाइम में बगैर इंटरनेट के, बगैर रिसोर्सेज के, बगैर VC फंडिंग के, कोई इकोसिस्टम नहीं, उसमें हम IPO तक पहुंच गए और उसके बाद राष्ट्रपति से अवार्ड भी लिया जी। फिर जो फेल हुए तो गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, कंपनी सब बिक गई, सब बिक गया। फिर जीरो से शुरू करके फिर अब एक अपनी पहचान बनाई है। और इधर साथ साथ उम्र बढ़ रही है, अब 67 की उम्र है, उसमें एनर्जी बनाए रखना और अपनी जो गंवाई हुई दौलत है या ग्लोरी है उसको वापस पाना। तो मैं समझता हूँ कि सेकेंड इनिंग हमेशा ना पहली इनिंग से ज़्यादा बढ़िया होती है, हमेशा। क्योंकि अब आप जीरो से नहीं शुरू कर रहे हो, अब तजुर्बे से शुरू कर रहे हो। तजुर्बे से शुरू। तो कितने उदाहरण है, अमिताभ बच्चन ले लो या बहुत सारे लोग जी, जिन्होंने बाउंस बैक किया है, जी वो बहुत जोर का करते हैं। तो वहाँ पे आप एक तो ये समझ जाते हो क्या नहीं करना है। आज बड़े बड़े लोगों को, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे विजय मल्ल्या हो या यूनिटेक ग्रुप जहाँ हम बैठे हैं, कितना बड़ा ग्रुप था जी, लेकिन ये सब इस वजह से मार खाए कि इनको ये नहीं पता था क्या नहीं करना है। क्या करना है ये तो सबको मालूम है, क्या नहीं करना ये नहीं पता। क्या नहीं करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो साला तजुर्बे के अलावा आता ही नहीं है। क्योंकि कई बार ना जिंदगी में एक ही चीज़ करते हैं, पहली बार शादी पहली बार करते हैं, बच्चे पेरेंटिंग हम पहली बार करते हैं, बिजनेस जब पहली बार करते हैं, तो इनमें मार खा जाते हैं अक्सर, क्योंकि तजुर्बा तो है नहीं। इट इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग, और लाजमी बात है गलती होगी जी। तो वहाँ एक रोल मेंटर का, एक तजुर्बेकार का, चाहे वो आपके फादर हो, घर में कोई बुजुर्ग होते थे पुराने ज़माने में, आज जॉइंट फैमिली टूट गई हैं, लोग बुजुर्गों को कुछ समझते नहीं हैं, तो इसलिए अब घर के मेंटर तो रहे नहीं, बाहर के मेंटर्स पे विश्वास नहीं है, कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब है, कुछ ठग है, कुछ सही है, तो जाए कहाँ आदमी। तो एक राइट मेंटर जिसको मिल जाए ना, उसकी लाइफ में फिर ये नहीं होगा कि क्या नहीं करना है। हाँ, वो बताने वाला है कोई। सर, ये सही, मतलब हमने सुना कि आपने इंडिया में सबसे पहला IPO लाए थे शायद आप? नहीं, IPO तो रिलायंस, इन्फोसिस आ चुके थे उसमें, लेकिन गारमेंट एक्सपोर्ट में हम आए थे, तो उसमें पहला या दूसरा था हमारा। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आपका दूसरा IPO था। सर, कहाँ इतने लेवल में आप IPO लाए और वहाँ से फिर आप, वो डिक्लाइन का क्या सीन, क्या था डिक्लाइन का? वही मेंटर ना होना, तजुर्बा ना होना, फाइनेंशियल मिस्टेक्स, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, वो सारी गलतियां जो हर बिजनेसमैन करता हो हमने भी करी। खर्चे बढ़ गए, P&L बनता नहीं था, MIS थी नहीं, रिपोर्ट्स थी नहीं कि क्या बढ़ रहा है, घट रहा है। जब पैसा कम पड़ा बैंक से ले लिया, पैसा कम पड़ा बैंक से ले लिया, तो वो पता ही नहीं था कि प्रॉफिट में जा रहे हैं कि घाटे में जा रहे हैं। साल के एंड में CA ने बैलेंस शीट बना दी, टैक्स वैक्स जो फाइल करते थे, जो उस जमाने सब मैनुअल होता था, कंप्यूटर होता नहीं था, तो धीरे धीरे बस ये पता लगता था यार पैसा घट रहा है, पैसे देने अब है नहीं, तो चलो यार एक एप्लीकेशन लगाओ, बैंक से ले लो, इजी मिल जाता था, क्योंकि काम बड़ा हो गया था, पब्लिक कंपनी हो गई थी, तो वो गैप बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। फिर एक मिस्टेक हमसे बहुत बड़ी हुई कि हमने बहुत सारे छोटे कस्टमर छोड़ दिए, क्योंकि 2 बड़े मिल गए थे। यार ये इतना काम दे रहे हैं ना, तो ऑल एग्स इन 2 बास्केट हो गया, और वहाँ वो दोनों 2001 में बैंक्रप्सी में चले गए, तो हम भी बैंक्रप्सी में चले गए, डिपेंडेंस हो गई बहुत भारी। तो वो जब चल रहा था तो ऐसा लग रहा था अरे ये तो इतने बड़े कस्टमर हमको, वो बड़े थे बहुत, ये छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, 20-50 लाख का काम देते हैं। तो
उनको हमने छोड़ते चले गए कि यार ये हटाओ, 2 बड़े मिले हुए इतना काम दे रहे हैं हमारी फैक्ट्री को, जितना ग्रोथ चाहिए हम इंडिया से माल बना रहे थे, नेपाल में बना रहे थे, बांग्लादेश में बना रहे थे, कीनिया में बना रहे थे, बर्मा म्यांमार में बना रहे थे, दुबई में बना रहे थे, इतनी जगह प्रोडक्शन हमारी चल रही थी इन कस्टमर्स के। तो लग रहा था यार कुछ बढ़िया मिल गया और हमने छोड़ दिए, छोटे तो छोड़ दिए, ये भी चले गए तो हम भी चले गए। तो सर जहाँ एक 14 साल का लड़का आज की डेट में इतना टेंस्ड है कि मेरे मार्क्स कम आ गए, एक ग्रेजुएट लड़का इस बात के लिए टेंस्ड है कि मैं अब कौन सी नौकरी अप्लाई करूं या कौन सा करियर चूज़ करूं। द सुरेश मनशा रमानी, मैं द लगाऊंगा क्योंकि आपने उस वैल्यू को क्रिएट किया है। उनको ये चीज़ कहाँ से समझ में आई कि अब ये गिरने के बाद ना दोबारा भी एक रास्ता है, जिसको आप कह रहे हैं रीबर्थ, या जिसको आप कह रहे हैं दोबारा सेकेंड इनिंग जिसको आप बोल रहे हैं, वो शुरू करना। सर ये कैसे इंस्पिरेशन आई एक तो, और कैसे करे बंदा, मतलब जो इतना टूटा हुआ है, जो इतनी इतनी सी बातों में टूट जाता है, आपके तो आईपीओ ख़त्म, दुनिया ख़त्म, कंपनी ख़त्म, कैसे वो दोबारा रीगेन किया? देखो ये तो मैं इसको एक सेकेंड इनिंग बोल रहा हूँ ज़िंदगी की, एक दूसरी लाइफ है। लेकिन अगर जब हम कैरियर की शुरुआत करते हैं ना, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो टर्बुलेंस तो आती रहती है। अभी ये आपने इंडिगो का पढ़ा, श्रीनगर फ्लाइट एक जा रही थी, इतनी भारी टर्बुलेंस आई, आगे से प्लेन ही टूट गया, फिर भी लैंड कर गई। तो टर्बुलेंस लाइफ का एक हिस्सा है। देखिए जब कोई इंसान हॉस्पिटल में होता है, ठीक है, तो वहाँ पर 2 इंसान लेटे हुए हैं आईसीयू में, ईसीजी लाइव चल रही होती है, स्क्रीन पे देखा होगा आपने। तो एक की यूं यूं चल रही है और एक की सीधी है। सीधी वाली का क्या मतलब है? खत्म है, नमस्ते हो गया वो। तो हम भगवान ये रखना हमारा, वो ऊपर नीचे रखो, सीधी मत कर देना लाइन। तो ऊपर नीचे होती रहेगी, और वो इतना ज़रूरी है होना कि कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, डबल योर फेलियर रेट। हाँ, बिकॉज जितना आप फेल होते रहेंगे उतना सीखते रहेंगे, सीखने को मिलेंगे। और आपकी रेजिलियंस, जैसे हम जब जिम जाते हैं, पहले क्या है, छोटे छोटे डंबल उठाते हैं, फिर थोड़ा भारी उठाते, फिर थोड़ा भारी उठाते, और एक दिन आता है हम इतने देर भारी उठाते, नया आदमी देख के ये इतना भारी उठा के दे रहा है, और आपके डोले ऐसे हो जाते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है सर। हाँ, तो मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ रोज़ सुबह। तो ये रेजिलियंस मसल है एक, जो आप कठिनाइयाँ झेलते झेलते मजबूत होते जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती, प्रॉब्लम आती होगा इसको भी देख लेंगे यार, मकान बिक गया, फैक्ट्री बिक गई, कंपनी बिक गई, जीरो से किराए के मकान से वापस चालू किया, लोगों की गालियाँ खाई, लोगों के ताने सुने, घर वालों के बाहर वालों के, वो सब झेल गए, अब तो पत्थर हो गए। अब क्या ही फ़र्क पड़ना छोटी मोटी प्रॉब्लम से। अब तो एक दिमाग ये सोचता है इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ है, ये प्रॉब्लम आई है, अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं खुलने वाली है, बढ़िया। तो वैसा जब माइंडसेट हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम डर नहीं लगता। तो जो भी ये पॉडकास्ट को सुन रहा है, समझ के चले कि अगर प्रॉब्लम आ रही ना, तो कुछ आपकी ज़िंदगी में बढ़िया होने वाला है। देन यू गोइंग टू बी बेटर पर्सन नाउ। कल आप और मजबूत होने वाले। एडमंड हिलेरी, मैं हमेशा कहता हूँ कि 13 बार फेल हो गया भाई चढ़ने में। अब उसने माउंट एवरेस्ट को देख के, बहुत बढ़िया कोट है गूगल पे ही है, तो क्या, माउंट एवरेस्ट यू कैन नॉट ग्रो टॉलर देन 29,000 फीट, एज ए ह्यूमन आई कैन ग्रो बिगर देन यू। 14वीं बार में चढ़ गया। तो जब हम ये एटीट्यूड बना लेते हैं ना कि यार आई एम बिगर देन एनी प्रॉब्लम, सिंपल बात है, आप एक कागज़ पे लाइन मारिए, लिखिए पी, पी हो गया प्रॉब्लम, एक बड़ी लाइन मारिए मी, अभी कौन बड़ा हुआ? आप। So when you grow bigger than your problem, तो प्रॉब्लम कहाँ लगती है? फिर तो इजी सोल्यूशन। झेलते झेलते आप, थॉमस एडिसन 9,999 बार फेल हो गए तो एक बल्ब बना पाया ठीक से, जिसमें हम आज बैठे हैं। तो जिंदगी कहानी, हर आदमी इससे चलता है, इससे घबराना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए कि यार जितना जल्दी जल्दी सीख रहे हो फेल होके, उतने बड़े बनने वाले हो अब तुम। तो आप बड़े बनने का टाइम आ रहा है, जितना फेल हो रहे हो, खुश हो, पार्टी करो। अमेजिंग। सर एक चीज़ बताइए ना, मैं अभी ना मेन उस पर तो जा ही नहीं रहा, अभी मैं ना स्टिल वही हूँ कि आपने इतना डिक्लाइन देखा, फिर आपने दोबारा से शुरू करा। एक तो कि सर जहाँ आपका ना ऐसा फेस आता है जब आपकी डिक्लाइन आती है, तो लोग ना आपकी गलतियाँ ज़्यादा पकड़ते हैं, आपका हाथ कम पकड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे फेस में फैमिली का क्या मॉरल सपोर्ट रहता है? कैसे आपको, कैसे फैमिली का सपोर्ट था, या कितनी वो कठिनाई झेलनी पड़ी है आपको? आप अकेले हो। अच्छा, इन दिस स्ट्रगल यू आर अलोन? आप गिरे तो आप अकेले हो। अच्छा, आपकी कोई सपोर्ट नहीं है। खड़े हो तो लोग साथ, आप खुद खड़े हो तो सब सलाम है, गिरे हो तो आपकी फैमिली,
आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब कहेंगे बेवकूफ़ हो। अरे बनाया तो मैंने था। अब मैं बेवकूफ़ हो गया यार। तो यू गो थ्रू दोस डार्क टाइम्स, उसमें That's आप very true. अपना खुद ही सहारा हो। आप ही को हिम्मत करके उठना है, आप ही को अपनी मोटिवेशन हाई रखनी है। तो मैं उन दिनों यूट्यूब तो होता नहीं था, तो एक किताब मेरे हाथ आ गई जी। किताबें पढ़ने का शौक था बचपन से, वो एक अच्छी चीज़ हुई कि पढ़ाई तो हम टेंटों में हुई और नहीं, ठीक है क्या सर। बोलते हैं छोटे छोटे स्कूलों में हुई, जहाँ मार कुटाई ज़्यादा, पढ़ाई कम होती थी। तो इन किताबों ने सिखाया बहुत कुछ। तो एक रॉबर्ट शुलर की किताब है कि टफ टाइम नेवर लास्ट टफ पीपल डू, कम से कम 100-200 बार मैंने पढ़ ली होगी। जब स्ट्रगल के दिन थे बहुत, जब भी शुरू में स्ट्रगल थी, जब हम बने नहीं थे, फिर जब बन गए और फेल हुए, फिर वो किताब काम आई। तो वो किताब मैं बहुत पढ़ता रहा। अब ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही किताब बन गया हूँ। तो वो बहुत पढ़ी, उससे बहुत इंस्पिरेशन मुझे सर आप तो अब बहुतों के लिए किताब हो। हम खुद ही किताब हो गए हैं। तो अब तो मतलब मिस्टेक्स मैं कहता हूँ बहुत कम हो गई हैं। आई डोंट मेक मैनी मिस्टेक्स एनी मोर। बहुत संभल के चलता हूँ। एंड ज़िंदगी के उसूल, ज़िंदगी के एथिक्स, डिसिप्लिन, किस रूल्स से मैंने ज़िंदगी जीनी है, कितना खाना है, कितना पीना है, कितनी बात करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना काम करना है, हर चीज़ सेट है। तब नहीं मिस्टेक होती कि हम भटकते नहीं हैं डेली। मैं रूटीन एवरीथिंग। आपने बुलाया मुझे 4 बजे, यहाँ मैं 3:58 पे इधर था, बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2 मिनट पहले था। तो आई एम नेवर लेट नेवर एब्सेंट। सर एक ना हम आपकी हर स्पीच में या बिजनेस कोचिंग के दौरान सुनते हैं कि मिडिल क्लास वाला, जो भी इंट्रो में भी मैंने बोला मिडिल क्लास के लिए। तो कौन है सर ये मिडिल क्लास? देखो आदमी के पास गाड़ी भी है, घर भी है, उसके पास प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, फैमिली भी है, फिर भी वो मिडिल क्लास क्यों है? एक कैन होंडा की किताब है, बहुत खूबसूरत। मैं किताबों के बहुत नाम लोगों के पढ़ता बहुत हूँ। सर बहुत ज़रूरी है, ऑडियंस को पता होना चाहिए। कैन होंडा की एक बुक है, जैपनीज ऑथर है, हैप्पी मनी। हम्म, उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम एक वर्ड बोला, हम्म, और उससे मैं बहुत रेजोनेट करता हूँ। हम्म, सिखाता भी हूँ लोगों को कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो चीज़ है जहाँ आपकी कमाई से कम खर्चे। आप अगर 1 लाख कमाते हो, 80,000 खर्चे, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है। और वो भी अगर पैसिव इनकम है, आप उसके लिए उठ के रोज़ काम पे नहीं जाते हो, इट इज़ कमिंग। चाहे आपको किराया आ रहा है, चाहे डिविडेंड इनकम आ रही है, चाहे SWP म्यूचुअल फंड से आ रहा है, लेकिन आपने अब वो स्टैंडर्ड बना लिया, इससे ऊपर मैं नहीं जा रहा, तो ये फाइनेंशियली फ्री। वही आदमी 1 करोड़ कमा के और खर्चा 1.5 करोड़ रखे हुए हैं, तो वो ज़िंदगी भर दुखी रहेगा। ना वो रईस है, ना वो मिडिल क्लास, ना साला हमेशा तकलीफ में है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को जंजाल में डाल रखा है। उसको अपनी लिमिट्स नहीं पता है। जहाँ उसकी थोड़ी इनकम बढ़ती है, उससे ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेता है। आज मर्सिडीज़ है ना, E क्लास है, तो चलो अभी S क्लास लाता हूँ, S क्लास आगे भी रोल्स लाता हूँ, रोल्स के बाद कुछ और लाता हूँ, तो पंगे में फंसा ही रहता है वो। सो मेरी जो ज़िंदगी का तजुर्बा ये है कि भाई एक लिमिट बांध लो कि यार यहाँ तक लाइफस्टाइल अपना फिट है, गाड़ी बढ़िया है, और जो भी आपके खर्चे हैं 5-10 लाख, मैं समझता हूँ एक अच्छी ज़िंदगी हमारे इंडिया में जीने के लिए 10 लाख से ऊपर आदमी खर्च नहीं कर सकता। साल का, महीने का, महीने का? वो बहुत रईसी भी। आप एक अच्छी अच्छा, मर्सिडीज बहुत चला रहे हो, रईसी अच्छी हैं। बढ़िया कोठी में रह रहे हो, अच्छा अच्छा, क्लब, ये अच्छा एक्सट्रीम ट्रैवल, रईसी में चले गए तब भी? वैकेशन, मतलब बहुत एक्सट्रीम रईसी नहीं है। रईसी तो कैमिलिया है, 100 करोड़ का अपार्टमेंट है, वहाँ की रईसी देखो तो अलग हिसाब से देखोगे। वो तो उन्होंने रेट ही इतने आपस में करके बढ़ा दिए कि कोई अंदर घुस ना सके उनके रईसी पास। की भी डेफिनेशन अलग है सर। तो वो रईसी की डेफिनेशन अलग है। देन एक रईस मुकेश अंबानी है, एक उनके बीच नीचे लोग हैं जो उनको देखते हैं, उसके नीचे वाले उनको देखते हैं। बट मोटा मोटा एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, वेयर यू हैव वेरी गुड कार, आप अच्छे लोगों में उठ बैठ रहे हो, आपके घर में AC, बिजली पानी वानी सब लगा है, नौकर चाकर है आपके पास, ट्रैवल का बढ़िया करते हो बिजनेस क्लास में, साल में 2-4 वैकेशन ले लेते हो, एक अच्छी ज़िंदगी है। और दुख सुख में आपके पास पैसे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के, इंश्योरेंस के, जो भी हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत 5-7% चैरिटी भी कर लेते हो, तो आपको एक मुकम्मल जहाँ मिला हुआ है। तो वो मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई ऐसे मुकाम पे पहुँच जाओ जहाँ आपकी खर्चे से दुगनी पैसे इनकम हो जाए, ये मेरा फार्मूला है। 5 खर्चे हैं तो 10 लाख, 10 खर्चे हैं तो 20 लाख, 2 खर्चे हैं तो 4 लाख, डबल एक पैसिव इनकम बना लो। अब वो पैसिव इनकम रेंटल से हो जाती है। सिंपल, मैं तो म्यूचुअल फंड वाला आदमी हूँ। मैं वेरी हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, जहाँ 20% से ऊपर रिटर्न आती है, लेकिन वो जब गिरते हैं तो मेरा दिल नहीं धड़कता है, मैं और इन्वेस्ट करता हूँ तेज़ी से कि मौका आ गया अभी बढ़िया। तो वहाँ पर जाके आप एक कॉपस बना लें अच्छा सा,
मोटा मोटा समझिए आपको 20 करोड़ का आपने बना लिया, जो आज एक मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास बिजनेसमैन भी बना सकता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग 10-15 साल सेविंग करके SIP करके इतना पैसा बन जाता है। तो 10% आप निकालते रहो हर साल, कितना हुआ जी 2 करोड़ रुपया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12% हटा लो, 24 लाख निकल गया। ठीक है, तो मोटा मोटा आपके पास 1,80,00,000 है, डिवाइडेड बाय 12, तो 8-10 लाख रुपए आपके पास, ज़्यादा आ गए, 15-16 लाख रुपए आ गए, तो बहुत है। और वो 10% आपका वापस भी बढ़ता रहेगा 10 साल में, वो भी दुगना हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन भी बीट हो गया, आपको पैसे भी इनकम कैश पे आ रही है, पैसा अपना ही है, कोई लिक्विड है नहीं कि बेच नहीं पाओ, 24 घंटे में कैश कर सकते हो उसको। तो मुझे तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ जब आदमी सेट कर ले तो फिर भाई लाइफस्टाइल मत बढ़ाओ, फिर और थोड़ा दौड़ से निकल जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, तो देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। आपके चेहरे पे एक ऑरा आएगी, आप बड़े मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में रहोगे। आपको किसी को लेना देना नहीं, किसी की और गाड़ी देख के आपको जलन नहीं होगी, मैं अपनी गाड़ी में खुश हूँ। वॉट एवर यू आर, आप एक SUV में खुश हो, आप थार में खुश हो, E क्लास में खुश हो, S क्लास में खुश हो, वेयर एवर दैट गिव्स यू, क्योंकि अदरवाइज कोई अंत नहीं यार। देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग इन इंग्लिश दैट इन द रैट रेस नो मैटर हाउ फास्ट यू रन यू स्टिल रिमेन अ रैट। तो दौड़ का कोई अंत नहीं, भागते भागते मर ही जाओगे किसी दिन। थोड़ा शांति मस्ती करो, थोड़ा सेहत पे ध्यान दो, थोड़ा समाज में कंट्रीब्यूट करो, थोड़ा दोस्तों यारों से मज़े करो, घूमो फिरो, फैमिली के साथ रहो। लाइफ में बहुत कुछ है, खाली पैसा ही नहीं है, जो से तजुर्बे से आता है। हाँ। सर लेकिन वही चीज़ कि सर जब गाड़ी भी है, तुम्हारे पास बंगला भी है, तो फिर तुम मिडिल क्लास क्यों? क्योंकि EMI डाल ली बहुत, इनकम से ज़्यादा आपका खर्चा है, एंड यू आर देन इन द रेस, आप उसको भरने के लिए काम कर रहे हो, देन यू आर पेइंग, वर्किंग टू पे द बिल्स। एक टेंशन खड़ा है कि यार ये, अब हम गुड़गांव में रहते हैं, यहाँ पे बच्चों की जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं मियाँ बीवी 4-4 5-5 लाख रुपए कमाते हैं आराम से, 10 लाख रुपए इनकम आ रही था, ऐसे एक मकान ले लेंगे, 3 लाख 4 लाख की EMI खड़ी हो गई, गाड़ी ले लेंगे और EMI 20-50 हज़ार की खड़ी हो गई, फिर और भी चीज़ें, वैकेशन भी लोग EMI पे लेने लग गए आजकल कि चलो भैया यूरोप चलते हैं, कार्ड से EMI करा दिया। इंस्टाग्राम पे दोस्त ने बताया, उधर गया था, बीवी कही भैया ऑस्ट्रेलिया चलो, वो देखो वो कपल होके आया है। ये इंस्टाग्राम ने बर्बादी कर रखी है कि सब कोई अच्छा अच्छा दिखाते हैं, हम तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। तो इस चक्कर में ना बहुत सारा कुछ पाल लेते हैं, फिर कहीं जॉब ऊपर नीचे हो गई यार, बहुत टेंशन हो जाता है, फिर डिफ़ॉल्ट होते हैं, सिबिल ख़राब हो जाती है। सो रादर नॉट गेट इनटू दैट। मुझे याद है एक अमेरिका से मेरा कस्टमर आया था, हम बैठे थे, कहता है यार तुम्हारे उन दिनों नए नए क्रेडिट कार्ड आए थे, मुझे कहा बहुत गड़बड़ हो रही है ये, तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग साले अभी तक, जब मैंने पहला मकान खरीदा, 2 मकान मैंने ज़िंदगी में खरीदे थे शुरू में, दोनों फुल पैसे से खरीदे थे, कोई लोन नहीं था, दोनों गाड़ियाँ फुल पैसे से खरीदी थी। तो उसने कहा ये जो क्रेडिट कार्ड और ये सिस्टम आ रहा है ये बर्बाद कर देगा लोगों को, क्योंकि नाउ अब कंज्यूमरिज्म यहाँ शुरू हो रहा है इंडिया में, उस टाइम की जब शुरू हो रहा था ना, तुम लोग बहुत सारे मकान लोगे EMI पे, बहुत सारी गाड़ियाँ लोगे, ज़िंदगी को फंसा लोगे। तो आज भी मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि मेरे पास अभी तक अपना मकान नहीं, मैं किराए पे रहता हूँ। क्या बात करें सर, तो जब बेचा था उसके बाद मैं लिया ही नहीं। आपने 2 लिए ना? 2 लिए थे, जो पहला लिया था बेच के बड़ा बंगला लिया, वो बंगला बिक गया मेरी बैंकरप्सी में, तो मैंने नहीं लिया, फिर मैं किराए पे ही चला। आज मैं गुड़गांव में 11 करोड़ की कोठी में रहता हूँ, 2 लाख रुपए रेंट देता हूँ। तो पूरी कोठी है, कोई फ्लैट नहीं जी, कोई बिल्डर फ्लोर नहीं, पूरी कोठी है अपनी, और मैं उसे अपनी की तरह ट्रीट करता हूँ। मैं कहा पैसे लगाए मालिक ने, मैं मजे ले रहा हूँ उसके और बाकी मेरे पास म्यूचुअल फंड में कैश है, मैं जब मर्जी कैश कर लूँ। मेरा दिल करेगा मैं दुबई जाके रह लूँगा, मेरा दिल करेगा यूरोप जाके रह लूँगा, बॉम्बे गोवा कहीं भी जाके रह लूँ। मेरे को कोई वो स्ट्रिंग्स नहीं है कि यार ये अपना घर है, अपना लिया हुआ, उसकी EMI में पिल रहा हूँ, पिस रहा हूँ, लोन लेके बैठा हुआ हूँ। और जो लोन लेते हैं मकान तुम्हारा नहीं, बैंक का है यार। तुम्हारा कहाँ से हुआ? 20 साल की EMI, 10 साल में डिफ़ॉल्ट हो गया, बैंक भैया औने पौने भाव में बेच देगा, जो तुमने पैसे दिए वो भी चले जाएंगे। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए ना 10 साल में, मान लो आपने 4 करोड़ का फ्लैट लिया है, आपने 1-1.5 करोड़ रुपया भर दिया उसका डाउन पेमेंट और EMI,
और अगर डिफ़ॉल्ट हो गया आपका तो बैंक ने जो आपको 2-2.5 लोन दिया है ना, बैंक 2-2.5 में भी बेच देगा। तुम्हारे पैसे गए जितने हैं, उसके बाद काला धब्बा अलग लग जाएगा ये आदमी डिफ़ॉल्ट तो हो सर गया। आपके हिसाब से घर लेना बेकार है, रेंट पे रहो? क्यों नहीं, लोन लेके लेना बेकार है। और इतनी लंबी EMI, 20 साल में बहुत कुछ बदल जाता है यार। बिजनेस बदल जाते हैं, आदमी का नौकरी बदल जाती है, कितनी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है यार। हाउ कैन यू प्रोडिक्ट, कल का पता नहीं, हम 20 साल की प्रोडिक्शन करके बैठे हैं। सही बात है। तो बेटर है आपके पास अगर 1-1.5 करोड़ रुपये डाउन पेमेंट का है, उसको रखो म्यूचुअल फंड में, भी सबसे हाईएस्ट रिटर्न है। आप देखो गोल्ड में 8% रिटर्न, रियल एस्टेट में 10%, 11% रिटर्न, म्यूचुअल फंड में यू गो अप टू 20-25%। डिपेंड आपको कितनी समझ है, कितनी अकल है उसमें इन्वेस्ट करने का। तो सबसे बड़ा रिटर्न यहाँ है। ऊपर से चीज़ लिक्विड है, आज रिडम्पशन डालो 2 दिन में 3 दिन में पैसा अकाउंट में आ जाता है, आपका पैसा है। और उसमें SWP तो इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है पैसिव इनकम का। तो पैसे अपने कैश में रखो यार, और इतने कमा लो जब कि ठीक है 10 करोड़ एक चेक में मकान ले सकते हो तो ले लेना, बट पैसा डेड हो गया ना, मिट्टी में चला गया ना। आज सिंपल मैं 11 करोड़ को SWP में रखूँ, 10% निकालूँ तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए निकाल सकता हूँ। टैक्स भर के मोटा मोटा 1 करोड़ आया, तो 1 करोड़ कितना हुआ पर मंथ? ऑलमोस्ट 10 8 के एक लाख, 8 लाख 12 लाख रुपए। ये रेंट कितना? 2 लाख। 8 लाख में पूरे घर के खर्चे चल जाए, पैसा अभी पड़ा हुआ है मेरा, और वो भी डबल हो रहा है। 10% वो भी तो बढ़ रहा है ना। मैं 20% रिटर्न पे काम करता हूँ लॉन्ग टर्म, तो 10% मैं निकाल रहा हूँ, 10% बढ़ रहा है। अच्छा सर, जहाँ पे ना हम देखते हैं ना, एक नॉर्मल आदमी पढ़ लिख के नौकरी की तरफ भागता है, सो सबसे पहला थॉट ये है कि अच्छी सी नौकरी पकड़नी है। हम देखते हैं आप कहते हो कि नौकरी मत करो, ये वाले थॉट को एक्सप्लेन करो प्लीज़। भाई एक बहुत भारी वायरल रील है मेरी, हाँ और मैं इसको बोलूँगा और इसकी रील निकाल लेना, कम से कम 10-20 मिलियन चली जाएगी। हाँ ठीक है सर। और ये ओरिजिनल डायलॉग है एकदम, हाँ हाँ सही बोला हुआ किसी के सामने। हम्म, तो मेरे एक दोस्त के बेटे थे वकील, ठीक है। वही वकील, बेटा ही वकील, तो वो यंग वकील था, मेरा बहुत बड़ा काम था। तो उससे कहा सर मुझे वकालत नहीं करनी, मज़ा नहीं आ रहा, हाँ मुझे अमेरिका भेज दो आप। तो मैंने उसको अपनी कंपनी के ब्याह पे भेज दिया, एक फेयर वेयर हो रहा, तो मैं कहा जा देखा वहाँ। तो 4-6 महीने वहाँ रहा हवाई वीज़ा पे, उसे का मज़ा नहीं आ रहा सर। वापस आके ऐसे बैठा था मेरे घर पे डिनर पे, तो सीखता था बहुत, तो मुझे भी उसे मेंटरिंग करने में मज़ा आता था। कोई जब आपका चेला बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करे और सीखना चाहता है, तो एक गुरु की इच्छा होती है सिखाऊँ यार इसको। तो बोला सर मुझे लीगल एडवाइज़र की जॉब मिल रही है। तो मैंने उसको ये डायलॉग बोला था, बेटा पान की दुकान खोल लेना, बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। क्योंकि जब तुम नौकरी करते हो तो अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हो, और अपना टाइम बेच रहे हो। टाइम ख़त्म, पैसा ख़त्म, और इनकम पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, और अनलिमिटेड इनकम सिर्फ बिजनेस में बन सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो ये जब रील बनी भाई साहब, बड़ा वायरल हुई, बहुत चैनल्स पे, अभी पॉडकास्ट में भी जहाँ बोलता हूँ वहाँ यही रील वायरल हो जाती है। तो कमेंट बड़े मज़ेदार आते हैं। पहला कमेंट आता है, हर कोई बिजनेस करेगा तो नौकरी कौन करेगा? ये भी ठीक बात है। तो मेरा जवाब हमेशा स्टैंडर्ड रहता है, भाई लोग 5% से ज़्यादा किसी की औकात ही नहीं है धंधा करने की। मैं जितना सिखा लूँ, दम ही नहीं है करने का। तो 5% लोग ही कर पाएंगे। उन 5 में अगर 1% मेरा जुड़ गया, इसकी वजह से इंस्पायर हो गया, तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। 5 के अगर मैं 6 अपने लाइफ टाइम में भी कर लूँ, जो बहुत मुश्किल है, 5 के 5.25 कर जाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ये जो बैरियर है ना कि सर हर कोई नौकरी, फिर कोई लिखता पैसे बहुत चाहिए धंधे के लिए। बिजनेस भाई करने के मेरे लिए। पास पैसे नहीं थे, धीरू भाई के पास पैसे नहीं थे, स्टीव जॉब के पास पैसे नहीं थे, तो पैसे क्यों चाहिए धंधे के लिए? तो हाई वैल्यू स्किल सीखो, पैसे लगाने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं कि आप क्या कौन काम करेगा, मैं कर ही रहे हैं। मैं कहा कई बड़े बड़े CEO मेरी वीडियो देख के उन्होंने तो नौकरी नहीं छोड़ दी। तो मज़ा बड़ा आता है, इसमें एंगेजमेंट बहुत होती है, लोग बड़े मज़ेदार कमेंट देते हैं। पर मुझे हंसी आती है कि यार यही तो इसी हैंड ब्रेक की वजह से तो तुम धंधा कर नहीं पाओगे कभी कि वी आर नॉट ओपन टू इट। अब सवाल आता है कि धंधा करें कैसे। बात उनकी ठीक है कि करें कैसे, जी हमारे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो वो भी मैं यहाँ पर उनको बताना चाहूँगा कि धंधा करो कैसे। पहला तो जिस लाइन में तुम्हारा इंटरेस्ट हो,
या तो उसकी स्किल हासिल कर लो और प्लस उसकी स्किल हासिल करके उस धंधे में नौकरी करो। जैसे आजकल इंटर्न होते हैं ना, हमको 10-15 हज़ार रुपये भी देते हैं, सिखाते भी हैं। तो आप प्रॉपर जॉब करो, जॉब करोगे सैलरी भी मिलेगी, सीखोगे भी। मैंने गारमेंट एक्सपोर्ट में 2 ही साल नौकरी करी थी। जब अपना किया तो टीम मेरे पास थी, ग्राहक मेरे पास था, सप्लायर मेरे पास थे, कहाँ से कपड़ा खरीदना है, कहाँ सिलाई करानी है, कहाँ से मशीन लेनी है, कहाँ धुलाई करानी, सारी टीम मिल गई क्योंकि नॉलेज हो गया, तो स्ट्रगल हुई नहीं। ऐसे मेरे एक कस्टमर थे, उन्होंने एक बहुत बड़े इंपोर्टर के यहाँ काम किया, उसके सब बाहर वॉलमार्ट, मेसी सब दोस्त बन गए। भाई साहब उसने जब 7 साल बाद अपना काम शुरू किया ना, उसके ऑर्डर्स ऐसे जैसे टेलीफोन का नंबर हो। एक दिन का स्ट्रगल आज तक नहीं करना पड़ा। तो मैं कहा भाई तुम क्यों अंधाधुन घुस रहे हो। मैंने वेल्थ मैनेजमेंट किया, गारमेंट एक्सपोर्ट जब बंद हुआ, बैंक्रप्सी हुई, तो मैं पढ़ने चला गया जी। 55 की उम्र थी, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग नारंग हाउस में, बजाज कैपिटल का था। मैंने कहा मैं वीकेंड में वहाँ पढ़ाई करूँगा, इसको सीखूंगा, मुझे लेबर नहीं रखनी, 10-12 लोग रख के काम करना है। तो मैं सीख लिया जी, वहाँ 2 साल पढ़ाई करी 55 की उम्र में। 55 की उम्र में। और अब जी नॉलेज तो हो गई, लेकिन देखो अब तजुर्बा, मैं कहा यार मुझे नॉलेज तो है, प्रैक्टिकल तो कुछ आता नहीं, किताबें पढ़ ली मैंने, ना ग्राहक है मेरे पास। तो मैं जो मेरे साथ बच्चा पढ़ रहा था, मैं कहा बेटा तू आ जा, पैसे मैं लगाता हूँ यार, तेरे पास ग्राहक भी हैं, तुझे नॉलेज भी है, तू 5-10 साल से यही कर रहा है। 50-1 करोड़ के उसके पास ग्राहक थे, AUM बोलते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो वो आ गया, उसको मैंने शेयरिंग भी दे दी, ऑफिस भी बना दिया, 1 साल की तनख्वाह भी रख दी बैंक में। मैं कहा आप काम कर लो यार, ग्राहक ले आओ। तो ग्राहक ले आया 50-1 करोड़ के, हमारी कंपनी 6 महीने में प्रॉफिटेबल होगी। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट बिजनेस। सो जिनके घर में अगर माँ बाप का सपोर्ट है, किचन सेफ है, स्ट्रगल नहीं है, तो भाई तुम्हें तो नौकरी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास अब सपोर्ट है, पीछे से भी बच्चे हैं नहीं, और 4-5 साल नौकरी में भी कामयाबी में लगेंगे, 4-5 साल धंधे में भी लगेंगे। क्योंकि दे प्रिंसिपल, एक और किताब है आउटलायर्स, मेलकॉम ग्लैडवेल की है, कि 10,000 घंटे आपको एक्सपर्ट बनने में लगते हैं। तो जैसे मैंने कंटेंट की जर्नी शुरू की तो 3 साल लगे, रफली 3 से 4 साल। फिर एक टिपिंग पॉइंट, दूसरी किताब है इनकी, कि एक जे कर्व बनता है, आप ओवरनाइट सक्सेस हो जाते हो। सो एवरी फील्ड, चाहे प्लेयर देख लो, क्रिकेट देख लो, फिल्म इंडस्ट्री देख लो, जब 3-4 साल शिद्दत से आदमी मेहनत करता है ना, तो एक जे कर्व मिलता है, ओवरनाइट सक्सेस। ये 2 चीज़ें कर लो। तो ऐसे ही जब आप नौकरी में भी जाओगे और पीछे टेंशन है नहीं कि घर का किराया, बिजली ये वो, तो फिर तो तुम्हें अपना ही करना चाहिए। जिसको सपोर्ट नहीं है वो जॉब करते हुए कोई स्किल हासिल करे, वीकेंड पे काम करो, कुछ जब इतना कमा लो कि नौकरी छोड़ने लायक हो जाओ तो छोड़ देना। सर जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस मतलब सब कुछ छोड़ के ही बनाया जा सकता है? सैलरीड वाले जो है वो नहीं कर सकते ये चीज़, क्योंकि सैलरी देखो ना, आप सुंदर पिचाई हैं, वो भी तो नौकरी कर रहे हैं, बड़ी कितनी बड़ी कंपनी में कर रहे हैं तो नौकरी पे ही। तो बिज़नेस से ही अमीर बनेगा आदमी, नौकरी से नहीं बन सकता। उनकी मैं बात यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। वो नौकरी तो हम तुमसे भी ज़्यादा अच्छी है। वैसी नौकरी मिल जाए भाई, उतने अगर काबिल बनते हो तो फिर बिजनेस मत करना। तब भी तुम देखो भाई, गूगल के ओनर नहीं हो या माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, ये तो है, ये तो है। आप फिर भी नौकरी हो। ऑफ कोर्स पैसे बहुत हैं, लेकिन उनकी तरह अनलिमिटेड फिर भी नहीं होंगे। बहुत होगा, यू आर वेरी रिच, बट स्टिल यू आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। यस, आपके पास शेयर्स रहेंगे, पार्ट ओनर रहोगे, तो वो तो एक बहुत अच्छी पोजीशन टू बी इन, बट कितने लोग होते हैं यार, वो तो फिर तो 1% में भी नहीं आते। बट दैट इज ए गुड जॉब टू हैव। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जो 2-4-5 लाख की जॉब करते हैं उनके लिए। ठीक बात। सर जो मिडिल क्लास वाला बंदा है, जो नौकरी कर रहा है, ये उसी ट्रैप में क्यों फंसा रहता है? निकल क्यों नहीं सकता उससे? निकल क्यों नहीं पाता? यार ये ना बहुत सारी हैंड ब्रेक्स हैं। बचपन से जब हम शुरू होते हैं, आप थोड़ा पीछे जाके देखो, हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे, पैसा पेड़ पे नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल, ये सुना है ना, सबने सुना है। स्लो एंड स्टडी, इससे घटिया स्टोरी नहीं कछुए और खरगोश की तो सुना के मैं बर्बाद कर दिया गया। कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कछुए की चाल चलो जीत जाओगे। अरे कछुए की चाल कहाँ आजकल यार, 5 साल में बच्चे बिलियनर बन रहे हैं यार। मैं इतना इंस्पायर होता हूँ ये स्टोरी स्टार्टअप्स की सुन के, कि ये यार क्या दिमाग है। मैं इनको मेंटर भी करता हूँ। एक पीछे मेरे मेंटी हैं, उनकी कंपनी फ़ोन पे को बिकी,
उनको मैंने 2 साल कोच किया, तो आईआईटी के थे वो। मैं कहा तुम आईआईटी वाले साले बहुत दिमागदार लोग हो यार, हमारे को इतनी क्रिएटिविटी नहीं है, इनोवेशन जो तुम लोग कर लेते हो। तो ये बन रहे हैं ना स्पीड से यार, 4-5 साल में इनकी 800 1000 करोड़ 5000 करोड़ में कंपनियां बिकती हैं, आईपीओ आते हैं, बिलियनर बनते हैं। जीरोधा हो गया, जोमेटो हो जीरोधा, गया, ओयो हो गया, कितने सारे, जोमेटो हो गया, बहुत सारे। हाँ, व्हाट अ वंडरफुल कंपनीज थी यार। हाँ, ओयो हो गई, अपना ओला हो गई, उबर हो गई। ये कंपनियां वो नहीं है जो हमारे बाप दादा बनाते थे यार। और 2008 के बाद जो कंपनियां आई हैं, ये लीनियर नहीं बढ़ रही हैं, ये एक्सपोनेंशियल बढ़ रही एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, यूनिकॉर्न बन गए हैं। सर। इनकी स्पीड आप सोच नहीं सकते जिस स्पीड से ये बढ़ती हैं। तो वो स्पीड हमको पकड़नी है। तो इसलिए ये स्लो एंड स्टडी और ये सब चीज़ें सुना सुना के ना 95% जनता बर्बाद है, दुनिया की, इंडिया की नहीं, सब जगह की। कि पढ़ो, नौकरी करो, सेफ जिंदगी जियो भैया, मंडे टू फ्राइडे, पे चेक टू पे चेक रहो, ये झंझट में मत पड़ना, धंधा तुम्हारे बस की बात नहीं है। वही है मनी ट्रैप। ऊपर से उसके अलावा टीचर ने, सब ने कह के तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें गणित नहीं आती, तुम्हें इंग्लिश, ये है ना, ये क्रिएटिविटी ख़त्म कर दी। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं यार, मैं देखता हूँ सिस्टर के, किसी के छोटे ग्रैंड चिल्ड्रेन आते हैं, वो इधर कूदते हैं, उधर कूदते हैं, बत्ती बंद करते हैं, ऑन करते हैं, बच्चों की ऐसी हाँ, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अरे ये नहीं करेंगे तो तुम करोगे? करने दो यार, इनकी क्यूरोसिटी है, दे वांट टू सी लाइट कैसे जलती, कैसे बंद होती है। यहीं से तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन आती है। अब वही मार देते हैं। मैं तो कहता हूँ हमें भी करना चाहिए ये, अपना बच्चा अंदर का जिंदा रखेंगे तो ही तो क्रिएटिविटी आएगी यार। सही बात। मैं हमेशा बोलता हूँ हर कंपनी में एक होना चाहिए क्रेजी आइडिया डिपार्टमेंट, CID। हाँ, अब क्रेजी आइडिया डिपार्टमेंट ये यंग लोगों में है, दे आर वेरी क्रिएटिव। और हम सबके घर में जिसके भी 12-15 साल के बच्चे हैं, दे आर योर क्रेजी आइडिया डिपार्टमेंट। उनका टैलेंट यूज़ करो ना, उनको प्रॉब्लम दो, देखो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन देंगे, चाहे आधे बेवकूफ़ी के होंगे। हाँ, ट्राई करने में क्या जाता है सर। अरे भाई ये सब आइडिया बेवकूफ़ी के ही होते हैं। उबर एक भी गाड़ी नहीं होगी, ड्राइवर नहीं होगा, और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनेगी। एयरबीएनबी एक भी होटल नहीं होगा, एक भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, दुनिया की सबसे बड़ी आज मैरियट और इनसे भी बड़ी कंपनी बनेगी। बेवकूफ़ी के ही आइडिया थे यार, कभी ना कभी। वहीं से इनोवेशन निकलती है। तो बी ओपन टू दिस काइंड ऑफ आइडियाज। तो बहुत सारी हैंड ब्रेक्स हमें बड़ा किया गया है, और ये हैंड ब्रेक के चलते हम सोच ही नहीं पाते इससे ऊपर। मेरे पास भाई कोचिंग के लिए आते हैं लोग, सिलीगुड़ी में गया, वहाँ भी मैंने कहा उधार बंद, तुम साले देना बैंक नहीं हो, अपने कस्टमर को फंड कर रहे हो बैठे हुए, तुम क्यों नहीं एडवांस लेके काम करते या डिलीवरी पे पैसा लो? नहीं हमारा तो धंधे में हम नहीं देंगे, दूसरा देगा। दुखी हो? हाँ जी हैं। तो मैं कहा तुम कुछ और कर लो ना यार, आज कुछ प्रोडक्ट और सर्विस के तुम भी तो एडवांस दे रहे हो ना, कुछ प्रोडक्ट और सर्विस के पैसे नहीं जाएँ तो बंद हो जाता है ना, तेरा केबल कट जाता है, टेलीफोन कट जाता है, बिजली कट जाती है, क्या तुम्हारे पास पावर है? तुम क्यों नहीं सोच सकते? जो चल रहा है चलने दो, कुछ सोचो, इनोवेशन करो, कोई ऐसा प्रोडक्ट लाओ जिसमें झक मार के एडवांस दे यार तुम्हें बंदा, कुछ डिफ्रेंशिएट तो करो। तुम तो मेरे कपड़े पहन के चल रहे हो, तुम्हें फिट नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे कपड़े मुझे नहीं फिट आ रहे हैं, और हम धंधा कॉपी कर रहे हैं, सबका वही करे जा रहे हैं, कमोडिटाइज बिजनेस, डिफ्रेंशिएट है ही नहीं कोई। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा लो, थोड़ा अलग हो जाओ यार लोगों से, आपको पैसे मिलेंगे, प्राइस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और फिर कितना समझा लो, उसके बाद घूम फिर के वहीं सर उधार से परेशान है। अबे 1 घंटा लगा के समझा दिया, तो तुम समझते क्यों नहीं कि जाके काम शुरू करो अगले 3-6 महीने में, डू समथिंग डिफरेंट। मैं बिजनेस कोचिंग में आया, मेरे को सबने कहा जी भीड़ लगी हुई है कोचेस की, कोई बात नहीं, हम डिफरेंट करेंगे। अब आप गूगल कीजिए इंडिया बेस्ट OKR कोच इन इंडिया, तो देखेंगे मेरा नाम टॉप पे आ रहा है। अब OKR में कोई है ही नहीं, मैंने वो फील्ड पकड़ ली। वो क्या है सर OKR में? ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट। अच्छा। अब वो गूगल ने लगाई थी 99 में, टेक्निक है, गोल मैनेजमेंट सिस्टम है। अब देखिए होता क्या है बिजनेस में, मान लो आप कहो मुझे $1 बिलियन कंपनी बनना है, क्या आपके एम्प्लॉयज़ को कोई मतलब है उससे? नहीं। दे आर नॉट अलाइन, यार हमारी तनख्वाह दे देना टाइम पे, तुम्हें जो करना करना। बट व्हेन दे गेट अलाइंड, आप गोल नहीं देते हो कि तू ये करेगा, वो कहते हैं हम ये करेंगे, दे ओन इट, दिस इज द सिस्टम, पूरी टेक्निक है इसकी करने की। तो पूरी कंपनी अलाइन हो जाती है, मैजिक होने लग जाता है, 10-10 गुना साल में बढ़ने लग जाते हैं लोग। तो गूगल, अमेजोन ये सारे करते हैं इसको, OKR को। इंडिया में पता ही नहीं था किसी को, तो मैं रिसर्च की, मिल गया, मैंने उसे मास्टरी कर ली। तो आज हज़ारों लोगों को मैं OKR सिखा चुका हूँ कि करो,
यहाँ तक कि बिरला कॉरपोरेशन कोलकाता उनको भी सिखा के आया मैं। तो अपनी निश बना ली मैंने। फिर दूसरा मैंने देखा कि एक भी कोच ऐसा नहीं जिसने खुद का आईपीओ किया। तो मैं कहा मैं आईपीओ कराऊंगा। आज आप गूगल पे कर लो कि भाई बेस्ट आईपीओ कोच इन इंडिया, तो मैं मिल जाऊंगा। मैंने SMEIPO.com डोमेन भी खरीद लिया 1 लाख रुपए में। तो अपने ऊपर हम अपना डिफरेंशिएटर क्रिएट करें ना, लोगों से अलग जाएं। जो लोग चल रहे तो सर आप अभी एक चीज़ बोल रहे थे ना कि मिडिल क्लास की आदतें भी ख़राब है EMI वाली। हम देखते हैं ना कि आपके पास पैसा है नहीं लेकिन आप उधार लेके शादी करते हो और भयंकर वाला शोशेबाजी करते हो। बहुत खर्चा करोगे शादी ब्याह में, ढोल नगाड़े में, डीजे बाजे में 10-15 लाख खर्च कर देते हैं। मेरे यहाँ एक जानने वाले के बेटी के 3 बार शादी हो गई। मैं शगन देते देते थक गया। मैं कहा भाई अब तो बस करो कट्टे ले लो जो लेना है, बार बार शादी करो। एक तो शादी चल नहीं रही आजकल यार, क्योंकि देखिए एवरेज एज आज से कुछ साल पहले 100-200 साल पहले 35 या 40 साल थी। मेरे फादर की डेथ 48 में हुई थी, 48 साल की उम्र में। आज 70-75 तक पहुंच चुका है मेडिकल साइंस की वजह से। और चांसेस है हम 30-40 साल और जी गए ना, अगर मैं 30 साल और जी गया 100 तक, तो इस साले मुझे और 100 साल मरने नहीं देंगे। इतनी रिसर्च चल रही है। तो उस टाइम में शादी चलती थी भाई 10 साल, और उसमें भी जो फीमेल थी वो दबी हुई थी। मैन वॉज द मैन, कि वो कमा रहा है और वो दे रहा है खर्चा पानी और किचन संभाल रही है, वो उसकी कोई से नहीं थी। जॉइंट फैमिली, एक तो हस्बैंड ऊपर से सास ससुर, ऊपर से बड़े सास ससुर, तो उस बेचारे की तो कोई सही नहीं थी। तो चल जाती थी 10-15 साल, उसके बाद नमस्ते हो जाते थे। 50 से ज़्यादा आदमी जीता नहीं था। 35 भी थी, विवेकानंद जी की डेथ 35-38 में हुई थी। अब जब शादी चल रही 50 साल, तो किसी ने सिखाया नहीं कैसे चलेगी। और ऊपर से वो मैनेज पावर नाउ, दे आर इंडिपेंडेंट, वो कोई बात नहीं सुनती। अब बंदा तो वही है, मेल ईगो इज स्टिल देयर बहुत जगह, उसको पसंद ही नहीं कि बात करे भैया बीवी मेरे साथ। तो बहुत छोटा सा बदलाव हुआ है। तो उसके लिए इनके लिए भी एक काउंसलिंग चाहिए शादी के पहले कि भाई व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। ये तुम्हें 25-50 साल चलाना है भाई, तो बहुत सारी पेशेंस, बहुत सारी एडजस्टमेंट चाहिए होगी आपस में। तो ये रिलेशनशिप को डाइवोर्स कितना बढ़ रहा है हमारे यहाँ। अमेरिका में तो अब हमारे यहाँ भी हो गया। फिर ऊपर से केस हो रहे बड़े सारे वुमेन सेल में, लड़के बेचारे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है यार। तो ये बदलाव आ रहा है। उसके बाद शादी के ऊपर तुम इतना खर्चा कर दिए कर्जे लेके, और शादी पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी तो पहली बात तो करना नहीं चाहिए औकात से बाहर निकल के। 2 जनों का मिलन है यार, जाओ कोर्ट में, मंदिर में शादी करो, 20 लोग को लंच डिनर खिलाओ, करके ख़त्म कर दो। अब वहाँ तो इतने लोगों के यहाँ होके आए हैं, वो क्या कहेंगे। जिन्होंने जो कहना है कहेंगे यार, फिर भी कहेंगे, वो खा के भी जाएंगे तब भी कहेंगे बेकार करी, फुकरी शादी थी साली, खाना अच्छा नहीं था, फलाने का अच्छा था, हाँ उसका अच्छा था, इसका अच्छा था। पीछे एक शादी गए थे, वहाँ से चांदनी चौक से मंगाए थे कुछ 100 रुपये के छोले भटूरे करके शादी कर दी थी। तो कह रहे थे सब बड़े फुकरी शादी करी यार, ऐसे कोई शादी होती साली। बट ठीक है, अगले ने बजट था, नहीं खर्चा किया ज़्यादा। मैंने तो बड़े अप्रिशिएट किया इस बात को कि सही है यार। सो कर्जा लेके ये करना और पब्लिक को खिलाना ना, ये तो अपने आप पे जुल्म कर रहे हो भाई। तो वो जो भी ये अगर पॉडकास्ट देख रहे हैं भाई, बिल्कुल भी सख्त हो जाओ इस मामले में। जो आपका बजट हो, लड़का लड़की को गिफ्ट दे दो अगर उतने पैसे खर्च करने हैं। उनके नाम कोई बढ़िया म्यूचुअल फंड स्टॉक्स अच्छे खरीद लो, अगर आपको समझ इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कर दो, उनके काम आएंगे। ये पार्टियों वार्टियों में खर्चा मत करो। एक अच्छे हनीमून के पैसे दे दो, घूम फिर आए बच्चे, क्योंकि एक ही बार लाइफ में मिलेगा हनीमून। तो 2-4-5 लाख वहाँ खर्च कराएं, यूरोप चले जाएँ, कहीं चले जाए, लेकिन पब्लिक को खिलाने में खर्चा मत करो। दूसरी तरफ अगर पैसा है तो बहुत बढ़िया करो। मुकेश अंबानी की शादी आपने देखी, आनंद अंबानी की, फिर वो न्यूज़ बन तो जाती है। ये आपकी एक बहुत बढ़िया PR एक्टिविटी है। जितने वेंडर, सप्लायर, कस्टमर्स बुलाओ, सबको एंटरटेन करो, खिलाओ पिलाओ, दारू पिलाओ, खाना खिलाओ। ये आपके लिए रिश्ते बढ़ाने का, करने का बहुत बढ़िया। वो हाँ, ऐड ऑन है। इफ यू हैव मनी, यू आर रिच, डू इट। कर्जा लेके ना करो। सो करना चाहिए, लेकिन अगर पैसा हो तो ज़रूर करो। आपका बिजनेस है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है अपने। अब देखो ना, मुकेश अंबानी क्या कम डील हुई, जुकरबर्ग आया, ये आया, सब अपना डेटा सेंटर, ये वो डील बीच बीच में हो गई बड़ी सारी।
सो दैट इज़ द ओकेज़न जहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ में आपकी अपनी डील बनती है, रिश्ते बनते हैं। तो दोनों जगह फ़र्क है। जो नहीं अफोर्ड कर सके भैया बिल्कुल ना करो, और जो कर सके तो खूब धूमधाम से करो। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अभी हम सैलरी ब्रैकेट पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी सैलरी ब्रैकेट का बंदा 30 से 40, 50, 60, 1 लाख, क्या वो परसेंटेज है मिनिमम या मैक्सिमम जिसको उसको अपनी इन्वेस्ट करना चाहिए? आप एसआईपी बोलो या म्यूचुअल फंड बोलो, अनुभव के हिसाब से आपके। 50% नीड में चला जाता है, वट एवर लेवल यू आर। मतलब मैं कहता हूँ अगर एक गार्ड की नौकरी कर रहा है, 15-20 हज़ार भी कमा रहा है ना, तो उसका अपनी नीड्स के हिसाब से, जैसा छोटा मोटा घर होगा उसका 50% उसका नीड्स में चला जाएगा, जिसमें आटा चावल दाल जो हाँ हाँ, खाना रोजमर्रा जैसे की भी चीज़ें। खाता है वो सिंपल। उसके यहाँ शायद एसी नहीं होगा, बिजली का बिल 400-500 रुपये होगा, वो चला लेता अपना घर उसमें। तो उसको 10% सेव कर ही लेना चाहिए। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का उसूल है कि 10% पहले निकाल लो, फिर खर्चा उसमें चलो। और अगर कम पड़ रहा है, तुम्हें लगता है कि यार ये भी बेसिक भी नहीं चल पा रहा है, महंगाई तो कितनी हो रही है, तो भाई कोई स्किल हासिल करो, इनकम बढ़ाओ। थोड़ी बहुत आज के ज़माने में बच्चे कमा रहे हैं, बहुत सारी स्किल आ गई हैं। आज हम जहाँ बैठे हैं, यूट्यूब से ही कितने बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, तुम देख रहे हो यार, करोड़ों रुपए। मैं तो देखता हूँ, हैरान होता हूँ कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं बच्चे। आई गेट इंस्पायर्ड कि कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने घर का ही सीन दिखा रहे हैं। आज मम्मी ने चटनी बनाई, मम्मी ने कॉफ़ी बनाई, मम्मी ने बनाया, उसी से कमा रहे हैं। वीलॉग बना रहे हैं बैठे हुए, और उसमें भी कमा दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हो गए बड़े बड़े। सो हर तरह का कंटेंट चल रहा है। सो इस इकॉनमी में हर तरह का, चाहे स्पोर्ट्स पे जाए आदमी, चाहे गाना गाए, इंडिया गॉट टैलेंट, ये वो, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। हमारे टाइम में नहीं थी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था, लाइन लगाते थे, भाई जाके रजिस्टर करा दो नौकरी के लिए। तो आज अपॉर्चुनिटी बहुत है, थोड़ी इनकम बढ़ा लो यार। बट जितना अर्ली सेविंग और इन्वेस्टमेंट करोगे, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको बढ़िया मिलेगा। बाद में मिलेगा। तो 10% तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, FF अकाउंट, FFA, हम मान के चलो FF है ये। इसको टच नहीं करना है। बस बाकी में जो करना है, आप खर्चे चलाओ, नीड्स पूरी करो, वेकेशन लो, लैपटॉप खरीदो, मोबाइल खरीदो, जो करना है उसके बीच में कर डालो। और एक चीज़ मैं और गलती लोग करते कहना चाहूँगा कि 5% चैरिटी अकाउंट में रखो। वो देना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों सर? क्योंकि कुदरत का नियम है यार, कि कुछ हम कंट्रीब्यूट करेंगे। समहाउ यूनिवर्स का नियम है, आप एक काम बोते हो बीज, तो एक तो नहीं वापस मिलता ना। हाँ, फिर तो गुच्छे में। कुछ दर कुछ, सीजन ब सीजन आम मिलते रहते हैं। तो ये हमारे कर्मा हैं, हमको कुछ लोगों की मदद भी करनी है, तो उसमें गुड कर्मा, ब्लेसिंग्स, लोगों की दुआएं आती हैं। ये बहुत बढ़िया बात बोली। और एक और चीज़ है उसमें कि बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं जब आप कमा लेते हो ना। तो मेरे पास कई लोग आते हैं, यार वो ऐसा रोता हुआ, ये वो बड़ा था, इमोशनल होके मैंने बहुत सारे पैसे दे दिए, अब फ़ोन नहीं उठाता है। तो ऐसे लोग बहुत आएंगे। आप जब कमाने लग जाओगे ना, तो किसी किडनी का प्रॉब्लम, किसी कुछ, किसी के बच्चे की फीस भरनी, किसी कुछ हो गया, तो उस टाइम में वो 5% में से दो चैरिटी में, तो ये वापस नहीं देना। मैं पिछले दिनों कोई आया जी, बच्ची की फीस भरनी है, पैसे नहीं है, 25,000 रुपये चाहिए, 25,000 दे दिए। सर वो मान के चलो कि ये वापस नहीं आया। 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद ईमानदारी से उसने कहा, सर पैसे वापस देना। मैं कहा मैंने वापस नहीं, बेटी के नाम FD करा दे, मुझे चाहिए नहीं वापस, मैंने उसके लिए दिए ही नहीं थे तेरे को, ये तेरे हैं, बेटी के नाम है, बेटी के नाम FD करा के रख दे। सो व्हेन यू गिव, आपको कोई वापसी का टेंशन नहीं है, कोई फ़ोन करना नहीं है, हेडेक नहीं है, उस 5% में से दे देना। देते समय सोच लिया कि इसी में से है वो। इसी में से है, बाकी मत देना, फैमिली का पैसा मत देना। सर अभी आप बातों में एक चीज़ बोल रहे थे कि लोन जो है, बातों से लग रहा था लोन नहीं लेना चाहिए आपके हिसाब से। और आधी से ज़्यादा आप देखोगे आबादी भारत की, एक से ज़्यादा ही लोन होंगे, एक लोन तो नहीं है। किसी की तो घर के लोन है, फिर गाड़ी का लोन है, इधर तो बिज़नेस बड़े बड़े लोन पे चल रहे हैं कि अब मान लिया लोन लेके भाग गए बाहर विदेश में, तो यहाँ तो बिजनेसेस भी लोन लेके चल रहे हैं, और उधर आपका फिनोमेना कहता है कि लोन नहीं लेना चाहिए। देखो, लोन में ब्याज का मीटर चलता है, हम्म। तो लोन तभी लेना चाहिए जब मान लो आप ब्याज भर रहे हो 12-13%, 14%, हाँ उस पैसे को आप 100% श्योर हो कि उससे ज़्यादा कमा लोगे ब्याज। हाँ हाँ। पहली बात कि आप सही जगह यूज़ करोगे और उसको कमाओगे। यू आर नॉट रिस्किंग दैट मनी। बिजनेस में रिस्क होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, फाइन लाइन।
बट अगर आपको कोई ऐसी आपका काम बढ़िया चल रहा है, आपको पता है थोड़ी, जैसे आपकी ये जगह है कि यार अब काम इतना ज़्यादा आ रहा है, मेरा जगह में काम नहीं चल रहा है, मुझे थोड़ा लोन लेके दूसरी जगह और बढ़ाना है। तो काम तो है ना आपके पास, आपने लोन ले लिया, उसे और ज़्यादा कमाया, लोन चुका दिया, देन यू आर ओके, दैट्स ए गुड लोन। अब आप लोन लेके खर्चे में ख़त्म कर दो कि यार खर्चा नहीं निकल रहा है, अब क्या करूं, इस महीने का सैलरी नहीं है, ये नहीं है, घर का खर्चा नहीं है, चल ले लो 1 करोड़ और, वो खत्म हो जाएगा 1 साल में, फिर 1 करोड़ ले लो, वो खत्म हो जाएगा। दैट इज़ अ बैड लोन। तो इस तरीके के जो लोन लेने थे ना, तो डिफ़ॉल्ट के बाद फिर क्या होता है कि देश छोड़ के भागना पड़ता है। अब उसमें मैं एक बात कहता हूँ कि आपके पास 1 करोड़ रुपया, आपने 10 लाख लगाया, चला गया, आपके चेहरे की थोड़े दिन के लिए मुस्कान जाएगी। 1 करोड़ चला गया तो कई दिन की नींद चली जाएगी, यार जीरो हो गया, फिर से शुरू करो। लेकिन 1 करोड़ के ऊपर लेवरेज करके 100 करोड़ ले लिया और वो चला गया तो फिर लंदन भागना पड़ेगा फिर जेल जाओगे तो इसलिए मैं लोन के सख्त खिलाफ हूँ। और मैं आई एम ए भक्त ऑफ नारायण मूर्ति। हाँ जी। वो डेट फ्री कंपनी है, 70,000 करोड़ रुपए उनका रिजर्व है। एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है पूरा जो उस पैसे को मैनेज करता है। उनकी बैलेंस शीट में एक आइटम होती है ट्रेजरी इनकम। तो जिस बिजनेसमैन के पास 1 से 2 साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिजर्व में पड़े हैं, उसकी नींद बहुत बढ़िया आएगी, कभी आराम नहीं होगी। और जिसका लोन है उस साल की नींद नहीं आएगी क्योंकि उसका ब्याज का मीटर चल रहा है। तो ये फ़र्क होता है कि आप अपने बिजनेस मॉडल को ऐसा रखो जहाँ आपको उधार देनी नहीं है, मार्जिन्स अच्छे हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो यू विल नेवर बी इन टेंस, आपको बोरो करने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा प्रॉफिट अच्छा है तो रिजर्व बिल्ड करते जाओ, कीप योर कंपनी हेल्दी। 1-2 साल के रिजर्व रखो तो कोविड का बाप भी आ जाए आपको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सर, एक यंग जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आप देखोगे ना यूथ में चल रहा है, किडनी बेच देंगे लोन लेके आईफोन खरीदेंगे। तो ये जब से आया है तब से ये बहुत बड़ा है कि स्टेटस सिंबल का एक वो चलता है कि आपको स्टेटस मैच कराना है, आईफोन है तो स्टेटस है। तो ये इस पे भी तो कुछ बताइए कि मतलब ये कितना यूथ को करना चाहिए। कंज्यूमरिज्म आ रहा है, सबको चाहिए, सबको इच्छाएं हैं ये करने की, बट उधार लेके ठीक और उधार लेके नहीं, ठीक नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ कि अपना उस ज़माने में वापस जाओ जब जितने पैसे होते थे हम उतना खर्च करते थे, उतने में मकान भी हम तब फुल पेमेंट पे लेते थे। हाँ बिल्कुल। तो अब वो सिचुएशन बदल गई है, हर चीज़ EMI, तो लाइफ भी तो फिर ख़राब ही हो। लाइफ इज एन EMI नाउ। सो ये हमें देखना है कि क्योंकि जॉब की कोई गारंटी नहीं ना आज के टाइम में। किस जॉब की गारंटी है, कब बंदी आएगी, कब कितने लोग निकाले जाएंगे। आप तो EMI पाल ले रहे हो लंबे टाइम के लिए, कंपनीज की गारंटी नहीं है। हाँ। तो ये जब मोबाइल फ़ोन दिखाने के लिए आज 16 लिया, फिर सितंबर में 17 आ जाएगा, अब 17 चाहिए, ये तो रुकने वाली चीज़ ही नहीं। 200 गाड़ियों के नए मॉडल आएंगे, पुराना बेकार हो जाएगा। बिल्कुल। सो नो योर लिमिट्स, अपना लाइफस्टाइल पे एक लिमिट बनाइए कि इतना करना है मुझे। और उसके भी तरीके होते हैं, मान लो मोबाइल लेना है, अब मुझे लेना होता है, हम भी बदलते हैं मोबाइल, घर में 4-5 मोबाइल चलते हैं, 4-5 लोग को लैपटॉप चाहिए, तो मैं एक फ़ंड बना रखा उसका भी कि भाई साल का इतना पैसा इकट्ठा हो गया, 2 साल में मुझे पता है बेटा आएगा कि मोबाइल बदलना है, मेरे को मोबाइल बदलना है, बीवी का बदलना है, भैया ये फ़ंड है इसमें से निकालो कर लो। तो बेसिकली आप तो हर चीज़ का फंड बना के रखे हो, इतने पोर्शन में से ही जाएगा। हाँ। अच्छा सर, आपने घर लिया, अब तो खैर आप रेंटल में रहते हो, हवेली में रहते हो, आपने पहली बार घर लिया, तो आपके हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से ऐसी आइडियल एज कौन सी है जिसमें किसी बंदे को घर खरीदना चाहिए? चलो वो पूरे उससे ले रहा है, लोन से नहीं ले रहा है, तो वो आइडियल एज क्या है जिसमें उसे घर लेना चाहिए? ऐसा कोई आइडियल एज का मतलब नहीं है, जब पैसे ले लेना चाहिए। आपके पास 25 साल की उम्र में बन गए, अब वो जो यूट्यूबर बन गए, बड़े बड़े करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो ले लेना चाहिए। पैसा तो आ रहा है, आप लोन ले नहीं रहे हो और सरप्लस है, डेट भी नहीं कर रहे हो। मान लो 5 करोड़ रुपये आपने घर में लगा भी दिया, उसके बाद भी आया जा रहा है, 5 करोड़ और आ गया, 5 करोड़ और आ गया, 10 करोड़ और आ गया। आपके हिसाब से ही चलेंगे। आपने बोला कि उसी पैसे को, तेरे पास है 5 करोड़ भी, तू कैश में घर ले सकता है, लेकिन तू उसी पैसे को अगर उसमें लगा देगा, कंपाउंडिंग पे लगा देगा, तो घर मत लेना, फिर म्यूचुअल फंड ले ले। वो तो कंपाउंडिंग होगी तेरी, कल को वो तू उसी का 2 लाख रुपए, आप जैसे 2 लाख रुपए रेंट दे के, बाकी तो आपका 8 लाख रुपए और ऊपर से बच रहा है, तो फिर घर लेने ही क्यों? 2 फर्क है। हाँ, सिर्फ 5 करोड़ है या 5-5 करोड़ आए जा रहा है, आए जा रहा है तो ले लो घर। अच्छा, पर अगर सिर्फ 5 करोड़ है तो मत दैट करो फिर डोंट पुट इट इनटू अ Stop डेट there. इन्वेस्टमेंट।
फिर वो आप लिक्विड में रखो, रेंट पे ले लो उसकी रिटर्न से। क्योंकि घर ना एक होना चाहिए अपना सिक्योरिटी, स्पेशली हमारे यहाँ जो महिलाएं होती हैं, वाइफ को, माँ को, उनको बड़ी सिक्योरिटी लगती है घर होना चाहिए। हाँ हाँ, वो एक देखिए ना, आज छत होनी कोवर्किंग हमारे चाहिए। देखते देखते कोवर्किंग आ गया। छत होनी चाहिए एक सर के ऊपर। मेरा ऑफिस चल रहा है कोवर्किंग में, हाँ, अच्छा। तो कोई खर्चा ही नहीं है, पीएन है, इंटरनेट है, बिजली, पानी, एसी, जा शुरू होगा। जिस दिन और बड़ा चाहिए होगा, सीटें कम पड़ गई, दूसरा ले लो। दूसरा ले लो। तो ऐसे ही को लिविंग भी आ रहा है। आप थोड़े टाइम में देखेंगे, यूएस में आ चुका है, वहाँ पे अब यंगर पॉपुलेशन कहीं भी सेट हो जाते हैं। आज इधर न्यूयॉर्क जाना है, न्यू जर्सी जाना है, कहीं जॉब मिल गई, कैलिफोर्निया जाना है, चले गए वहाँ को लिविंग में जाके रह लिए, फर्निश मिल जाता है सब कुछ, कोई अपनी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लग एंड प्ले घर भी हो जाएंगे आगे चल के। तो ये जो सिचुएशन होगी उसमें हमको अपने घर को डेड करने की पैसे को ज़रूरत नहीं है। और 20-20 साल की EMI यार बड़ा खतरनाक मुझे तो नहीं समझ में आता है। सर, आप गारमेंट के बिजनेस में थे, तो अभी के हिसाब से आप तो इतने लोगों को कोच कर चुके हो, मेंटर कर चुके हो, बिरला ग्रुप आपने बताया, तो अभी के हिसाब से ऐसी कौन सी फील्ड है, ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसमें यंग बच्चे को जाना चाहिए, जिससे वो अमीर बन सकता है, पैसा बना सकता है? हर 10 साल में ना एक बदलाव होता है। अच्छा। जैसे हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल में आए, इंडस्ट्रियल से फिर कंप्यूटर्स आए, हाँ हाँ कंप्यूटर से फिर इंटरनेट आया, हाँ जी। इंटरनेट के बाद मोबाइल आया, हाँ, मोबाइल के बाद अब AI आया, बड़े जोर से सुनामी की तरह आया है। सुनामी है। हाँ। तो ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं कई $1 बिलियन कंपनीज की। हम्म, इनसे जुड़े जुड़े, कल मुझे कोई डेमो दिखा रहा था भाई, जो उसने कॉर्पोरेट फिल्म बनाई AI से। मैं हैरान रह गया देख के कि ये फिल्म बनाने में 25-30 लाख रुपए लगते थे। एक्टर खर्च बुलाओ, खर्च हो अब तो जाता है। मीडिया के हो समझते हो, हाँ। AI से बना दिया और बहुत बड़े कॉर्पोरेट के लिए बनाया। ओहो। 2-3 लाख रुपए बन गई वो फिल्म। वो 2-3 लाख भी मैंने कहा भाई ये तेरे को अभी कुछ टाइम है, 1 साल बाद 15 साल के बच्चे बना रहे होंगे अभी तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, कर लो। तो जो ये ट्रेंड है, बी वेरी ट्रेंडी। हम जब गारमेंट एक्सपोर्ट में आए थे ना भाई, हमको 40% गवर्नमेंट से इंसेंटिव था, 40%। मतलब 1 करोड़ की शिपमेंट भेजी तो 40 लाख सरकार देती थी। ऊपर से 50-60% मार्जिन था, बायर भी क्वेश्चन नहीं करता था क्योंकि वो भी कमाता था। सनशाइन इंडस्ट्री थी और सब टैक्स फ्री था। बिल गेट नहीं होता अगर उस टाइम में माइक्रोसॉफ्ट नहीं शुरू की थी जब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स चालू हुए थे। तो ये वाली जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है ना ट्रेंड के हिसाब से, ब्लॉकचेन में कितने लोगों ने जिन्होंने क्रिप्टो को शुरू में समझ लिया, मैं जानता हूँ $500 मिलियन सर, मेरी थोड़े से आंखों के पैसे से सामने, बन। मेरी आंखों के सामने की बात। हाँ, तो ये वाली चीज़ों के लिए आंखें खुली रखो। एंड दिस सोलर का कितना बड़ा एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टॉक मार्केट में जो SME लिस्ट हुए, 100 करोड़ की कंपनी 5,000 करोड़ में 2 साल में पहुंच गई बिल्कुल सर। वैल्यूएशन पे। तो ये अब रोबोटिक्स नेक्स्ट बहुत बड़ा वेव, आज से 2 साल बाद भाई साहब, ऑटोमेशन की सुरेंद्र तरफ, जी, रोबोटिक्स। हमारे घरों के नौकर चाकर स्टाफ बहुत सारे यार रोबोट घूम रहे होंगे जो कॉफी लेके आया था रोबोट लेके आएगा तो रोबोटिक्स इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एंड दैट वी हैव बीन इनटू चाइना सर, तो हमने देखा लिफ्ट में रोबोट चल रहे हैं। हाँ। रोबोट लेके जा रहे हैं सामान। तो ये चाइना तो हो चुका है, हमारे यहाँ भी आएगा, दुनिया भर में आएगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आती है इस पर आँख कान खुले रखो। दीज आर द सनशाइन इंडस्ट्री, इस पर जल्दी अर्ली पोजीशन ले लो, बहुत पैसे कमाओगे यार। अच्छा सर, पैसा लोगों को उधार देना चाहिए, कहते हैं उधार प्रेम की कैंची है, लेकिन वो प्रेम की कैंची मत ही चलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसमें बताओ कि यंग जनरेशन में हम लोगों को किसी को भी क्या करना चाहिए, उधार देना चाहिए किसी को कि नहीं देना चाहिए? मेरा एक दोस्त होता था दुबई में, उसका बहुत बढ़िया डायलॉग था कि तन की सेवा करा लो, मन की सेवा करा लो, धन की मत कराना तो भाई उधार वही कह रहा हूँ कि फिर उस 5% में से दो, जिसको आप समझ सको कि आपको कोई लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा, तो दे दो। किसी की हेल्प करनी है तो आपके पास है, और थोड़ा से पैसे में अगर आपका कुछ नहीं बिगड़ता है तो हेल्प समवन। आज हम समाज में दोस्त हैं, कुछ है, एक दूसरे की मदद अगर कर सकते हैं तो करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बता दो सर अभी।
जिसमें अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे 10% आप अपनी सैलरी का इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? मतलब म्यूचुअल फंड में करेगा, क्रिप्टो में करेगा? क्रिप्टो की मुझे समझ नहीं है, इसलिए मैं खुद सीखना चाहूँगा। स्टॉक समझता हूँ लेकिन टाइम नहीं है रिसर्च का, तो मैं उस पर नहीं करता हूँ। आई एम ए बिग फैन ऑफ फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। थोड़ा सा बता दो सर, क्या है जैसे आप? मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ये रहते हैं कि जिसमें फ्लेक्सी कैप तो हो गया फ्लेक्सिबल, जैसे नाम है, ठीक है। तो फंड मैनेजर को जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ लगाता जाता है। अच्छा। और मल्टी कैप में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब आ गया। तो आपका रिस्क वैसे ही डाइवर्सिफाई हो गया। तो 2-4 फंड अच्छे से चुन लो जिनका अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड हो, फंड मैनेजर अच्छे हो, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ लो। फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी है, हेल्थ का डॉक्टर चाहिए होता है तो फाइनेंस का भी डॉक्टर चाहिए होता है। अच्छा, तो ये खुद से नहीं करना है? खुद क्यों करो? जब लोग बैठे हैं 3-3, 5-5 साल CFP करके आ रहे हैं, उनकी सलाह ले लो। एक फाइनेंशियल एडवाइजर परमानेंट रख लो ना। जब नाई परमानेंट रखते हो, सैलून परमानेंट रखते हो, डॉक्टर परमानेंट रखते हो, फिजियोथेरेपिस्ट परमानेंट रखते हो, तो एक वेल्थ एडवाइजर भी परमानेंट रख लो ना। काहे को दिमाग लगाते हो? गो टू द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को दिया हुआ पैसा कभी बेकार नहीं जाएगा, कभी भी। और ये भी सर शॉर्ट टर्म में नहीं लगाना, आप बोल रहे ना ना, दिस इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। हो? अच्छा। देखिए शॉर्ट टर्म तो फिर जुआ है, कर लो, बन गया तो बन गया। किसने शॉर्ट टर्म में विजय पाई है? एक भी एग्जांपल दे दो मुझे दुनिया में। कोई भी बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन ले लो, एक्टर ले लो, सब ने 7-8-10 साल घिसाई करी है। अच्छा शादी कर लो, कहो चलेगी तो चलेगी, नहीं तो 1 साल बाद डिवोर्स दे दूंगा। चलेगी कभी? कभी नहीं चलेगी। अच्छा जिम चले जाओ, मैं 10 घंटा कर लूंगा हफ्ता भर, बन जाएगी बॉडी? नहीं बनेगी। नहीं, ये चाहिए तो कंसिस्टेंटली टाइम कीप चाहिए। डूइंग। कंटेंट है, आपने अभी पॉडकास्ट का चैनल शुरू किया है, यू विल गो थ्रू 2-3 ईयर जर्नी। आपको लगेगा, डालते रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, डूब जाएगा चैनल। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कि जो भी है प्लेटफॉर्म आपको तभी रिस्पेक्ट देगा एल्गोरिथम, कि आप कंसिस्टेंट हो। यू आर ए कंटेंट क्रिएटर, आप रेगुलर डाल रहे हो, तब तो आपको इज्जत मिलेगी। धीरे धीरे करके चैनल चल जाएगा, कुछ ना कुछ वायरल कंटेंट हो जाएगा। तो सेम वे इन्वेस्टमेंट भी, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जितना जल्दी शुरू करोगे। आज मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर सिर्फ 10,000 रुपये आप 20% रिटर्न के फंड में, और 20% कोई बड़ी बात नहीं है, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप देते हैं, 25 भी देते हैं, मैं 20 पकड़ रहा हूँ, ब्लू चिप 15% देते हैं। 20% रिटर्न से एक 30 साल का बच्चा कंटिन्यूसली 30 साल SIP करता रहे, उसके 80 करोड़ हो जाएंगे। 10,000 रुपये 10,000 रुपये 30 साल बाद? हाँ, और 20,000 रुपये मतलब 160 करोड़ हो गए। और उसको कब तक लगाने हैं 10,000 रुपये? हर महीने लगाते रहो ना। अच्छा, 30 साल तक? उस पर अगर आप स्टेप अप करो, हर साल 10% बढ़ाते रहो। हाँ। अब पीछे जो मार्च है, धनाधन ट्रंप साहब को माता चढ़ गई थी, तो पागल हो गए, टैरिफ लगाना है जी, दुनिया हिला के रख दी उसने। स्टॉक मार्केट गिरी 20%, 30%, 40% गिर गए। तो उस टाइम में दोबारा बाय करो, अच्छे लगाओ और पैसा लगाओ, दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। वो 3-4 साल में एक बार मिलती। कोविड में मिली थी, निफ्टी 7,000 चला गया था, 7 से 11 आने में 6 महीने लगे, और आज 23 पे है, 24 पे है, 25 हो गया। अभी कहाँ पहुँच गया? 26,000 तक गया था, 25 पे है, 23 तक आ गया, 22-23 आ गया था वापस। तो ये जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर और पैसा इधर उधर से काट कूट के कहीं से कुछ ना करके लगा दो। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान की थोड़ी झंझट शुरू हो गई थी पहलगाम के बाद, तो इमीडिएटली मैंने एक मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है, आदित्य बिरला का डिफेंस फंड है, और 1-2 और 3 डिफेंस फंड है। तो मेरे पास जो इधर उधर थोड़े कैश में पैसे पड़े थे, फटाफट मैंने उनमें लगा दिए। 1 महीने में 30%। और अभी तो डिफेंस फंड्स ने सिर्फ रिकवर किया है, जहाँ से गिरे थे वहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप रोज़ देख रहे हो हेडलाइन है कि यहाँ से ऑर्डर आया है HAL को, यहाँ से ऑर्डर आया है BEL को, अपनी गवर्नमेंट की नीड भी हैं, प्राइवेट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो डिफेंस की कहानी तो अभी शुरू हुई है। हाँ, इंडिया का बजट बढ़ रहा है। इंडिया का बजट बढ़ रहा है, प्लस इतना बढ़िया बनाने लग गए हैं कि बाहर से भी ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे इनको। तो इंडिया विल बिकम ए डिफेंस एक्सपोर्टर, जो कभी नहीं था, इट वॉज ए इम्पोर्टर। तो ये जब अपॉर्चुनिटीज़ आपको बीच में, कभी जैसे कोविड में हेल्थ केयर, मैंने मैक्स का शेयर, मैक्स हॉस्पिटल का 100 से ट्रैक करना शुरू किया, 1,000 रुपये पे 5-6 साल में। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप थोड़ी आँख कान खोले रखो, तो कुछ सेक्टर फंड्स में लगा दो आप। अभी फंड वो बंद पड़े हैं जिनमें नास्डैक में इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया से,
कुछ फंड्स वो सेबी ने बंद कर रखे कुछ टाइम के लिए, आप नहीं कर सकते, बीच बीच में बंद कर देते हैं। तो आप बाहर की कंपनी में लगा सकते हो। कुछ तो ऐप हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट यूएस के स्टॉक खरीद यूएस के सकते स्टॉक्स हो। में लगा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ ध्यान में रखो कि कहाँ पे कौन से, तो कुछ सेक्टर फंड में लगा दो जो एआई वाले हैं, या टेक्नोलॉजी फंड है, या यहाँ तो कोई रोबोटिक का भी बना नहीं, जब तक बनेगा तब तक खेल और आगे हो जाए। कोई कंपनी नहीं है इंडिया में तो जब फुल्ली रोबोटिक्स में हो, सब थोड़ा 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 कर रहे हैं, बट यूएस में काफ़ी कंपनीज हैं ऑलरेडी जो कर रही हैं। सर एक चीज़ को लेकर ना यूथ में बहुत कन्फ्यूज़न है, मतलब बड़ा मैसिव कन्फ्यूज़न है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, क्या कहते हो इन तीनों में से किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, या तीनों लेने चाहिए? देखो, लाइफ और टर्म एक ही चीज़ है। नहीं, लाइफ में सर कई में ऐसा होता है ना लाइफ में वो वाली इंश्योरेंस जहाँ पर आपको पैसा वापस मिलता है, जी। एंडोमेंट प्लान और वही वही सर। वो बहुत हद तक मैं नहीं मानता ठीक, अच्छा। क्योंकि मान लीजिए एक 25-30 साल का बच्चा है, 10-15 हज़ार में 1 करोड़ की इंश्योरेंस मिल जाएगी साल के, वो वापस नहीं मिलेगा, जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस का पैसा वापस नहीं मिलता है। बाकी का पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाओ जहाँ आपको 15-20% रिटर्न मिल रही है। यहाँ तो आपको 6% रिटर्न मिलेगी, उसमें भी मॉर्टेलिटी रिस्क बहुत कटेगा। एक मेरे दोस्त हैं, 60 साल की उम्र हो रही थी तो इंश्योरेंस ले लिया 10 लाख का, तो उसका 10 साल बाद 70 में फ़ोन आया कि यार 10 का इंश्योरेंस लिया था, 9 लाख मिल रहे हैं, क्या हो गया? तो मैं पॉलिसी देखी, मैं कहा भाई तेरा मॉर्टेलिटी रिस्क कट गया, बाकी 10 लाख तेरे मरने के बाद मिलेंगे फैमिली को। तो इंश्योरेंस का मतलब है रिस्क कवर करना, तो टर्म से करो ना। और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, हॉस्पिटल कॉस्ट तो बढ़ गई है बहुत भाई आजकल, तो छोटी छोटी बात के 10-5 लाख रुपए बिल ऐसे बन जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए अच्छी वो तरह मस्ट है। cover, वो मस्ट है, डेफिनेटली मस्ट है। उसके अलावा आप अपनी ज्वेलरी को, अपने गाड़ी का तो होता ही है, लाजमी लेना पड़ता है। इंश्योरेंस इज़ ए गुड प्रोटेक्शन। गोल्ड कितना सेफ है सर? हमारी एक बार फैक्ट्री में आग लगी थी तो मैं पूरा क्लेम मिला था, अच्छा। बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो आपकी अगर फैक्ट्री है, स्टॉक का इंश्योरेंस, अर्थक्वेक, फ्लडिंग, इनका इंश्योरेंस लेके रखो। आज आपने फ्लैट लिया, अब मुझे नहीं पता बिल्डर कवर करता है नहीं करता, मेरी नॉलेज थोड़ी इसमें कम है, पर आपने एक 5 करोड़ 10 करोड़ का फ्लैट लिया, अर्थक्वेक में बिल्डिंग गिर जाए, कहाँ जाओगे? ज़मीन तो है नहीं आपके पास। तो उसका भी बिल्डर लेके बनाएगा रखो। बनाएगा तो फ्लैट का इंश्योरेंस तो ले लो, फिर उसमें इंटीरियर करा दिया 2-3 करोड़ का, उसका तो इंश्योरेंस ले लो भाई। ये आग, अर्थक्वेक, ये चीज़ें तो होती रहती लाइफ में, सही बात है सर। तो कवर योरसेल्फ। तो जो सर मैं वो पूछ रहा था ना, जैसे कि एक हो लाइफ इंश्योरेंस जो है, जैसे LIC बेचता है कि तुम 60 के हो जाओगे तो तुम्हें एक लमसम मनी मिलेगा, उसे वो लाइफ मान के चलते हैं, एवरेज लाइफ मान के चलते हैं कि तुम्हारी एवरेज लाइफ है, तो 65 की उम्र में तुम्हें एक सम ऑफ मनी मिल जाएगा, वो हो गया लाइफ इंश्योरेंस। एक है टर्म, जहाँ पे तो तुमको मरना ही है, तुम्हारे मरने के बाद ही मिलेगा, भले ही तुम अभी मर जाओ या कभी मर जाओ। तो इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए? फिर मैं वही कह रहा हूँ कि टर्म लो, बिकॉज इंश्योरेंस इज ए प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, इट्स नॉट ए सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो टर्म लो, अच्छी खासी लो, अपनी एनुअल इनकम का 10 गुना लो। ओह। आज एक बंदा अगर साल का 1 करोड़ कमा रहा है तो 10 करोड़ का टर्म ले, कम से कम 10 करोड़ का फैमिली को मिलेगा, तो जब तक उसकी इनकम रिप्लेस हो, दूसरा कोई तैयार हो, उस पैसे से उनकी लाइफ काम चल चल जाएगी। जाएगा। वेयर सेविंग प्रोडक्ट में आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। अब उतने पैसे में आपको 10 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के लिए कितना, 50 लाख का तो प्रीमियम देना पड़ जाएगा साल का। अभी वैसे लेने के लिए आपको 5 लाख में मिल जाएगा। मोटा मोटा कैलकुलेशन मुझे नहीं पता कितनी होती है, पर टर्म इंश्योरेंस कम में मिलता है, बिकॉज प्योर रिस्क कवर हो रहा है, आपको कोई रिटर्न नहीं लेनी, कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो बाकी का पैसा बचाओगे ना, कंपेयर करो कि एक तरफ 5 लाख प्रीमियम, एक तरफ 50 लाख प्रीमियम, 45 लाख को हाई रिटर्न में इन्वेस्ट करो ना। वही जो आप उधर प्रीमियम दे रहे थे उसको इधर करो, तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया हो गई, इधर से रिस्क कवर भी हो गया। आप तो यू हैव योर केक एंड ईट इट टू, चेरी ऑन द केक। दोनों मिल गया आपको। सर एक चीज़ और बताओ, एज 67, हाँ, कहते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर, आप दिखा रहे हो ये चीज़, तो कैसे मैनेज कर रहे हो आप अपनी हेल्थ को 67 की एज में? आप यार मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया में घूम रहे हो, जा रहे हो, सबको वो कर रहे हो, तो कैसे हेल्थ को मैनेज कर रहे हो? देखो हुआ क्या कि जब इतना कुछ खोया, अब कोई चॉइस नहीं थी, या तो मैं डिप्रेशन में जाके मर जाऊं, कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई जी, छुट्टी, बीमार हो जाऊं, हार्ट अटैक हो जाए, सब कुछ हो जाए, छुट्टी। तो मैंने मेहनत करी।
अब जब मैं बहुत काम करने लगा टू गेट द ग्लोरी बैक, कि मुझे वापस वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो उसमें मैं बिज़ी बहुत हो गया। अब बिज़ी जब इतना हो गया मैं, मुझे इतना काम करना पड़ा उसके लिए कि दोबारा से एम्पायर खड़ी करनी है। अब वो काम करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार एज भी तो हो रही है, तो उसके लिए यार डाइट ठीक करो। तो मैंने एक डाइट कंसल्टेंट ले लिया कि यार हेल्थ नहीं रहेगी तो मैं तक काम ही नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। फिर मैंने एक ट्रेनर रख लिया जो हर रोज़ सुबह आके एक्सरसाइज करा के जाता है। वॉक करना शुरू कर दिया कि आई एम रनिंग अगेंस्ट टाइम, कि टाइम तो जा रहा है और मुझे मेंटेन करना है वापस। उसके चलते चलते गोल बन गया जी, 100 साल तक जीना है बढ़िया हेल्थ के साथ। फिर साइंटिस्ट मुझे और 50-100 साल दे देंगे। तो अब एक तरफ मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई चारा था नहीं, या तो मर जाता है काम करता, काम करते करते बस चीज़ें और खड़ी हो गई, साथ में एक्सरसाइज डाइट, इतना ज़्यादा मेहनत करने से, नया सीखने से मेंटल फैकल्टी आपकी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि आप रोज़ कुछ नया सीख रहे हो, यंग लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, तो रोज़ भाग रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो फील ही नहीं होता कि मेरी एज हो रही है। कोई थकावट ही नाम ही नहीं होता थकावट का, क्योंकि आपकी डाइट परफेक्ट है। बहुत बढ़िया। बहुत साल पहले मैंने सिगरेट बिल्कुल छोड़ दी। अभी तकरीबन इस जनवरी से अल्कोहल बिल्कुल नहीं ली है, नहीं तो मुझे बहुत शौक था पीने का। एक्सपोर्ट में हम तो आधी बोतल पीने वाले लोग थे। तो वो और हमारे परिवार में चलता था, सेलिब्रेशन माना बहुत सारा खाना, बहुत सारा पीना। उस हैबिट से निकलना एक बहुत बड़ी लड़ाई है अपने आप, मैं से क्योंकि आपका माइंड कंडीशन हुआ है कि सेलिब्रेशन माना केक मंगाओ, मीठा मंगाओ, दिवाली माना मिठाई मंगाओ, पास हुए तो मिठाई खाओ। वो सब से निकल गया हूँ मैं। आई डोंट ईट टच स्वीट, मैं मीठा हाथ नहीं लगाता हूँ, रोटी चावल बंद किए हुए हैं कई सालों से। तो उतना करने के बाद तो ये मेंटेन्ड है, नहीं तो मैं 140 किलो का बंदा होता था। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मजबूरी में हो गई और उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। सही है सर। सर इंस्टा पे ना, आपके इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन से ऊपर फॉलोअर हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत हैवी फॉलोअर मिलियन हैं, है। मिलियंस में हैं। तो सर आप थोड़ा सा इतना बताया है तो थोड़ा ये भी बनता है, पब्लिक को ये बता दो कि ये कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो आप। कंसिस्टेंसी, आउटलायर्स, टिपिंग पॉइंट, 2 किताबें मैंने कही थी। हाँ अच्छा, ये मैं खरीदने वाला हूँ अभी। हाँ, तो आउटलायर्स आपको 10,000 घंटे लगेंगे एक्सपर्ट होने में। ठीक। तो शुरू में बहुत मजाक बना, बुढ़े कबर में पाँव लटके हैं, आप चला जाओ यूट्यूबर। आज भी एक एक्सरसाइज का मैंने स्टोरी डाली तो कहा चाचा जब टाइम तक की नहीं अब कर रहे हो एक्सरसाइज। हाँ सर, कहने वाले तो हमेशा तो कहते कह हैं। के जाते हैं, ठीक है सोशल मीडिया है, ट्रोल करते हैं लोग, हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ सुनना पड़ेगा। तो एवरी मास्टर वॉज ए डिजास्टर वंस। वेरी नाइस। तो जब आप शुरू करोगे तो आप डिजास्टर होगे, लेकिन करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, आप इम्प्रूव होते रहोगे होते रहोगे होते रहोगे होते रहोगे। आपकी डिलीवरी बढ़िया हो जाएगी, आप इक्विपमेंट कैमरा एडिटर सब होते जाएंगे आपके पास बढ़िया बढ़िया। कुछ आप आउटडोर में बढ़िया करने लगोगे, बट बी कंसिस्टेंट। प्लेटफॉर्म आपको तभी इज्जत देगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब का धंधा कंटेंट क्रिएटर से चल रहा है, हाँ बिल्कुल। इंस्टाग्राम का धंधा कंटेंट क्रिएटर से। उनके पास थोड़ी बैठे हैं कंटेंट क्रिएटर के 4 लाख 1 करोड़ कंटेंट क्रिएटर रख रखे, हम ही कर रहे हैं ना। तो हमें तभी इज्जत मिलेगी जब हम कंटेंट रेगुलर डालेंगे। देन प्लेटफॉर्म विल आल्सो शो योर कंटेंट टू पीपल कि यार ये बनाता है कुछ कुछ अच्छा, हाँ भी लोगों डालता है, को टाइमली पसंद आता डालता है, है। एल्गोरिथम बहुत सारी कॉन्सिस्टेंट है। चीज़ें हैं। तो योर कंसिस्टेंसी प्लेज ए बिग रोल। उसमें आपको हर 10-15 के बाद एक वीडियो हिट मिल जाता है, एंड यू कीप ग्रोइंग कीप ग्रोइंग कीप ग्रोइंग, यू कीप गेटिंग बेटर। अब दूसरों को देखते हो, उनसे सीखते हो कि वो कैसे कर रहे हैं। हमारा यही वाला जाने वाला है सर। हाँ। सर हमने, आप ना जब आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि आप ना रिफ्यूजी कैंप में भी रहे हो। पैदा हुआ था, पैदा हुए थे, तो वो क्या टाइम था सर, रिफ्यूजी कैंप मतलब? 1958 में मेरी पैदाइश हुई थी, और पार्टीशन के टाइम में जब पेरेंट्स आए थे तो बॉम्बे के दूर एक सबब में, जहाँ आर्मी की बैरक्स जो बनी बुनी हुई थी वर्ल्ड वार के टाइम में, वो जब अबंडन हो जाती हैं तो टेम्प्रेरी सी बैरक बनी होती है, उनमें टॉयलेट शॉयलेट कुछ नहीं होता। हाँ। जंगल में टॉयलेट करो या पब्लिक टॉयलेट दूर होते थे कहीं गंदे गंदे से, वो रिफ्यूजीज़ को बिठा देते थे, जैसे आजकल टेंटों में रिफ्यूजी को बिठा देते, तो ऐसे ही कुछ था। तो वहाँ हमारी पैदाइश हुई थी, जिसको बोलते हैं उल्लासनगर, महाराष्ट्र में। तो वो बॉम्बे से काफ़ी दूर जगह होती थी, अब वो शहर बन गया, पर देवर कैंप्स। तो मेरी कैंप नंबर 4 में पैदाइश हुई थी। तो वो
ज़माना था जब वहाँ से हम लोग इंडिया में आए और पार्टीशन में और ज़िंदगी शुरुआत हुई थी। सारे तजुर्बे आपने बता दिए, एक और बता डालो कि किसी भी इंसान को, आजकल लड़कों को जल्दबाजी बहुत है। देखेंगे आप ना, 14 की उम्र में आए नहीं और डेटिंग शुरू। किसी भी किसी भी चीज़ के लिए एक सही उम्र होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से किसी रिलेशनशिप में आने के लिए कौन सी एज सही है कि जब आप एक रिलेशनशिप में आओ? मैं इसको एज से नहीं जोड़ूंगा। जब आपको ये समझ हो जाए कि उस रिलेशनशिप को चलाना कैसे है तो इट्स राइट। और वो समझ हासिल करना, चाहे आजकल तो इंटरनेट है और बहुत कुछ सोर्सेज हैं आपको वो समझने के। सर पर वो 14 की एज में कर लिया तो समझ भी नहीं है ना। समझ है यार, आजकल बच्चे स्मार्ट हैं, ऐसा मत कहो 14 की उम्र वालों को समझ नहीं है। आज बच्चों को मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार ये जेन जी बहुत स्मार्ट है। सो तो है सर। तो देखो, वो जनरेशन गैप का जो चक्कर है ना, जो हमारे दादाजी थे उनको डैडी से हमको गैप हमेशा रहा। तो हमारे लोगों को ये समझना है कि यार हम ये वाली बातें छोड़ दें, ये रिलेशनशिप करना गलत है। आज लिव इन इज ए नॉर्म हाँ ये है कि सर। भाई रहने लग जाएंगे साथ में। तो दैट इज, समाज बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो क्या सही है गलत है, हम कौन होते हैं ये कहने वाले। तो इट्स अप टू देम। बट ये है कि जो भी रखो, एक वैल्यू सिस्टम से ज़िंदगी जियो, समझो कि आपका वैल्यू, आपके एथिक्स क्या है। और रिलेशनशिप में जहाँ भी सिंसियरिटी होगी, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो प्यार मोहब्बत है, जहाँ भी सिंसियरिटी होगी वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगी। जहाँ सिंसियरिटी नहीं होगी, ब्रेकअप्स होंगे तो वो स्ट्रेस लाएगा। तो इसलिए इतना समझ लो यार कि उम्र कोई भी हो, लेकिन अगर ये समझ में आ गया कि रिलेशनशिप में कैसे मुझे इसको नर्चर करना है, वेयर बोथ द पार्टनर्स ग्रो, एज इज़ नाउ नो मैटर। किसी भी एज में कभी भी कोई भी रिलेशनशिप कर लो, कुछ ना गलत है ना सही है। आई हैव नो अथॉरिटी टू से दैट। बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं अपनी लाइफ में। ऐसी कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको ये है कि आपका बिजनेस डुबा बैठोगे आप? आपने तो तजुर्बा अपना लिया है, लाइफ में इतनी सारी गलतियां की हैं और गलतियों से सबक लिए हैं, हर किसी को लेना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो आप एडवांस में बताना चाहोगे कि ये गलती मत करो? दो चीज़ें ना, मैं समझता हूँ बहुत सारे टेकीज आते हैं मेरे पास कोचिंग के लिए, ठीक है। दे आर वेरी गुड एट टेक्नोलॉजी। कई सारे डॉक्टर्स आते थे, वेरी गुड डॉक्टर्स, 80-80 साल के डॉक्टर आते हैं। कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, दे वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और भी प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट, कईयों का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया। लेकिन उनको दो चीज़ों की समझ में मिस करता हूँ जिसकी वजह से वो मार खा जाते हैं। पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नंबर वन इज मैं जब कैश फ्लो का एक सेशन लेता हूँ भाई साहब, लोगों के पसीने छूट जाते हैं कि ये तो हमने कभी समझा ही नहीं, ये तो हमारा सीए ही देखता है, हमने तो बैलेंस शीट ही नहीं पढ़नी सीखी आज तक। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना थी। हाँ। वो बिजनेस का एक समझो फाउंडेशन है, वो बिगड़ी तो सब हिल जाएगा। और वो हिलते हैं, और वो खुद से बड़े बड़े बिजनेस हिल जाते हैं। तो खुद से समझ होनी चाहिए। सीए पे मत डिपेंडेंट रहो। डिपेंडेंट हो, वो करेगा, बट उसे सीख तो लो सारा के यार, वेयर एम आई स्टैंडिंग, हर महीने मैं कमा रहा हूँ या गवा रहा हूँ। मारवाड़ों के यहाँ घर से सिखाते पड़ता सिस्टम, तो चौपड़ी में लिखते हैं कि भाई साहब महीने में कमाया, आज दिन दिहाड़ी कमाई कि नहीं कमाई, हाँ, हम लोग लिखते ही नहीं। तो यू शुड नो योर बिजनेस इन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। उसके सारे पैरामीटर्स, आपके कैश फ्लो हो गए, आपके प्रॉफिट मार्जिन हो गए, सारी चीज़ों का, खर्चों का, हर चीज़ का ध्यान रखो। और दूसरा? दूसरा है सेल्स एंड मार्केटिंग। ये दो चीज़ें जिसको पकड़ में आ गई ना भाई, प्रोडक्ट अपना हो ना हो, यहाँ जितना कुछ तुम करते हो ना, इसको मैं मार्केट करके तुम्हारा बिजनेस 10 गुना बढ़ा सकता हूँ। कि भाई यार टाई अप कर लेते, धंधा मैं तुम्हें ला के दूंगा, निपटा तुम देना यार, मैं धंधा ला दूंगा अगर मुझे मार्केटिंग आती है। तो ये जो हमारे हाथ में ये मग है, अब मुझे ये 1 मिलियन मग का 10 लाख का मैं ऑर्डर लिया, मैं चाइना से बनवाऊँ, किसी से बनवाऊँ, फैक्ट्री कहीं भी ढूंढ लूँगा। तो गेम उसके हाथ में जिसके हाथ में मार्केटिंग और सेल्स है। ये दो चीज़ें मिस कर जाते लोग। कहीं कहीं अपना मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेस में पूरा ज़िंदगी लगा देंगे। अबे यार तुम्हारा धंधा चल रहा है मार्केटिंग और सेल्स से और पैसे से, ये दो चीज़ें पकड़ लो, बाकी चाहे आउटसोर्स कर लो, डेलीगेट कर लो, मैनेजर्स रख लो, सब चल जाएगा। ये दो चीज़ें सीख लो बढ़िया, इस पर पकड़ रखो अच्छी, बिजनेस में कभी मार नहीं खाओगे। सर पूरी आपकी ना
लाइफ जर्नी जो है वो उतार चढ़ाव से भरी पड़ी रही है, ठीक है ना। तो मुझे ना बस एक वर्ड में बताओ कि एक शब्द अगर आपको बोलें कि अपनी पूरी जर्नी को एक शब्द में बोलना है तो क्या बोलोगे? तजुर्बा। सर ने ब्रांडिंग कर दी। तो आपने सोच रखा है क्या पहले से नहीं, कि बढ़िया शेर भी सुना दूंगा, जावेद साहब की 2 लाइनें हैं सुनाइए सर। कि क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हाँ क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुराई होगा, हाँ। कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। और एक और है इसी से आगे कि इन अनजान राहों पे मुझे चलने का तजुर्बा नहीं था, इन अनजान राहों पे मुझे चलने का तजुर्बा नहीं था, इन राहों ने मुझे तजुर्बेकार राही बना दिया। बहुत सही है। सो दैट्स लाइफ, चल रही है। अब मैं समझता हूँ कि बहुत सालों बाद जाके अच्छी विजडम है, बहुत लोग को बचा लेता हूँ गलतियाँ करने से, क्या नहीं करना है उससे। तो बड़ी ब्लेस्ड सी लाइफ है कि खुद गलतियाँ अब होती नहीं और औरों को भी नहीं करने देता हूँ। तो बहुत लोग की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है, बहुत लोग की ज़िंदगी संवर रही है, बहुत लोग के बिजनेस स्केल हो रहे हैं मेरे साथ आके। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला जो है मेरा गोल्डन पीरियड है लाइफ का। दोस्तों बहुत सारी हमने सुरेश सर से बातें की। देखिए, नाम तजुर्बा भी उन्होंने सोच के ही रखा है, क्योंकि तजुर्बा ही एक वो ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में सब कुछ सिखाती है। गिर के संभलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और संभल के सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गिरे क्यों थे। तो हमें भी ये लगता है कि आपने हमारे पॉडकास्ट से बहुत सारी वैल्यू ली होगी, समझा होगा कि सर के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ आपने सीखा होगा, समझा होगा कि क्या क्या नहीं करना है। एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सर ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स बताई हैं। ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। हमारे पॉडकास्ट पे अगर आपको अच्छा लगा है सुन के, देख के, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। हो सकता है हम आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपके यहाँ आके, और आपसे पहली मुलाकात पॉडकास्ट में हुई है। सर मिलते रहेंगे आप। डेफिनेटली, थैंक यू। दोस्तों, लिविंग वायरल अपने आप में वर्ड है, लिविंग वायरल में बड़ी पावर है। आपको बहुत कुछ इस पॉडकास्ट से सीखने को मिला होगा, बहुत सारा तजुर्बा ये अपने आप में। अगर आप ये 1 घंटा इस पे लगाएंगे तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। और बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और कम से कम 2-3 बार देखोगे और नोट्स बना के करना। ये एक पॉडकास्ट नहीं है, ये अपने आप में एक क्लास है। तो कुछ नोट्स बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस तरीके के प्रयास जो होते हैं, इस तरीके के जो चैनल होते हैं, बहुत वैल्यू ऐड करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और खुशकिस्मती से आप लोग इस एरा में हो जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमारे टाइम में नहीं था। दूर दूर लाइब्रेरीज़ में जाके किताबें पढ़ते थे, वो भी कुछ मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी। तो आज अपने फ़ोन में आप ये चीज़ देख सकते हो। तो इससे सीखो, और कुछ अगर आपको गेन हुआ हो तो कमेंट में बताएं कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। और कम से कम इतना तो करना कि 10 लोगों के साथ शेयर कर लेना बस। तो समझो आपने भी कंट्रीब्यूट कर दिया कि ये समाज, ये दुनिया, ये देश एक बेहतर जगह बन पाया हम सब के लिए। थैंक यू।